एपिसोड 291 सिटकम टू चौहान हाउस। सीड की ऐसी गोल गोल बातें सुन चारों उससे देख सीरियस हुए साथ देखते हैं। फिर अचानक ही शौर्य ताबिश रेहान अपना सिर झुकाकर हंसने लगते हैं। ये देख सीड उन्हें अजीब नजरों से देखता है तो शौर्य अपनी हंसी कंट्रोल कर अपने लड़खड़ते जबान को सही करते हुए कहता है, अरे यार सॉरी, बट हमने कभी नहीं सोचा था हिस्ट्री रिपीट होगी। बट अपोजिट डायरेक्शन में। पहले अपना भाई भाभी से दूर भागता था, अब भाभी भाग रही है। पहले भाई अपना इग्नोर करता था, अब भाभी कर रही है। रेहान भी बीच में तपटके हुए कहता है, और तो और पहले भाभी इंतजार करती थी, अब तो। रेहान हंसने लगता है। वो चारों को यूं हंसता देख सीड की भौं तन जाती है। शौर्य अपनी हंसी रोक कहता है, मजा आएगा दोबारा उनकी लव स्टोरी को जीने में। फिर सीड की तरफ देख कहता है, भाई तू काम कर, तू मेरी फिल्में देख, एम श्योर भाभी तुझे पट जाएगी। अगर न पटी तो 4 साल पहले अपने भाई वाला आइडिया अपना लेना, उठा लेना बिना पूछे। तभी ताबिश बीच में बात काटते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, भाभी को अब उठना पॉसिबल नहीं है, वो अब सीधा शूट कर देगी। शौर्य ताबिश की बात सुन उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, क्या शूट कर देगी? भाभी है डाकू थोड़ी ना, वो ऐसे काम नहीं करेगी। भाई तू एक काम कर, डेड बन जा, आई एम श्योर भाभी मान जाएगी। तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ है। रेहान भी अपना आइडिया देता है। वो तीनों ऐसे ही एक के बाद एक आइडिया देते सीड को अन्या को पाटने के, और सीड चुपचाप अपने ड्रिंक के साथ उनकी बातें सुन रहा था। वो चारों कुछ ही पालों में नशे में ढेर हो चुके थे और इधर उधर गिर चुके थे। वही सीड उससे देख ऐसा लग रहा था कि वो शराब नहीं बल्कि पानी पी रहा हो। उसके आंखों में अब तक नासा ने अपनी जगह तक नहीं बनाई थी, बट हल्की लाल जरूर हो चुकी थी। सीड एक नज़र उस चारों को देख बिल्कुल हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर अपना ग्लास लिए विंडो के पास आते हुए शिप लेते हुए एक मुस्कान लिए जैसे खुद से कहता है, हम रेडी फॉर न्यू बीइंग मिसेज अन्या रुद्र राय चौहान। अब तो मिलना ही होगा क्योंकि हार मानना मेरी आदत नहीं। चीयर्स। इतना बोल सीड अपने ग्लास को एक झटके में खत्म कर एक टैग सामने देख रहे हैं। उस नाइट आउट को एक दिन बीत चुका था, पर उसका असर नहीं। एक्चुअली उस रात इतनी जायद पीने की वजह से किसी को भी दोपहर तक होश नहीं था, और रेहान के घर न आने की वजह से साची फिक्र से अन्या इस बारे में कहा। और जब अन्या उस होटल में पहुंची तो उनकी हालत देख तो उसका माथा ही फिर गया। उसके बाद जो हुआ शायद ही उन चारों ने पीने से पहले सोचा था। वही सुबह का वक्त चौहान मैंशन में। दिग्विजय जी इस वक्त हॉल में बैठे पेपर पढ़ रहे थे, तो वही आकाश जी भी उनके साथ बैठे सुबह की चाय का इंतजार कर रहे थे कि तभी उनके कानों में नन्हे नन्हे रुद्रांश की आवाज पड़ती है, मम्मा। आकाश जी और दिग्विजय जी नजर साथ में सीढ़ियों से आते रुद्रांश पे पड़ती है, जो इस वक्त अपना नाइट सूट पहने अपने नींद भरे आंखों को मशालता हुआ नीचे आ रहा था। आकाश जी रुद्रांश को देख जल्दी से उसके पास आते हैं और उससे अपने गोद में उठते हुए प्यार बालों को ठीक करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग अंश। रुद्रांश आकाश जी को देख मुस्कुराते हुए क्यूटली कहता है, गुड मॉर्निंग दादू, बड़े दादू। दादू अपने मम्मा को देखा, वो मुझे मिल नहीं रही है। मम्मा ने मुझसे कल रात प्रॉमिस किया था आज वो रेडी करेगी। मम्मा कहाँ है? आकाश जी रुद्रांश को अपने साथ दिग्विजय के पास सोफे पर बैठते हुए उसके गालों को प्यार से छू कर कहते हैं, मम्मा आती ही होगी। वो कल आपके सारे चाचू ने गलती की था तो बस आपकी मम्मा आज उनकी क्लास ले रही है। रुद्रांश उनकी बात सुन अपने सिर पर हाथ रख कहता है, ओफो मम्मा से बचा बहुत मुश्किल है, सारे चाचू तो आज फंस गए। ये सुन दिग्विजय जी अपने पेपर पढ़ते हुए कहते हैं, वो लोग इसी लायक है, गलती पर दांत तो पड़ेगी ही। ये सन रुद्रनाश दिग्विजय जी तरफ देख कहता है, बड़े दादू अच्छा अब आप कैसे बचोगे? दिग्विजय जी ये सुन अपने आईब्रो सिकोड़ कहता है, मैंने क्या गलती जो मुझे डांट पड़ेगी? रुद्रांश अपने होठों को गोल गोल कर क्यूटली कहता है, क्योंकि मैं मम्मा को बता दूं आप ढेर सारी शुगर वाली टी पीते हो, तो अब आपको भी डांट पड़ेगी। ये सुन दिग्विजय उचकते हुए अपने आंखों को बड़ी कर हैरत में रुद्रांश को देखते हैं, तो रुद्रांश उन्हें एक क्यूट वाली स्माइल देता है। दिग्विजय जी उसके स्माइल का मतलब समझते हुए उससे घूरते हुए पूछते हैं, अच्छा और ना बताने के लिए क्या रिश्वत चाहिए आपको? रुद्रांश ये सुन अपने कमर पर हाथ रख कहता है, बड़े दादू रॉन्ग। रुद्रांश रुद्र राय चौहान रिश्वत नहीं लेता, वो सिर्फ ट्रुथ बोलता है। रुद्रांश की बात सुन दिग्विजय जी उससे घूरते हैं, तो वही आकाश जी ये देख हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहते हैं, डैड आपका रोब तो आपके परपोते पर चलता ही नहीं, आज तो लगता है आपकी भी खैर नहीं। ये सुन दिग्विजय जी आकाश जी को घूरते हैं तो रुद्रांश खिलखिलाकर हंस देता है। तभी उसका ध्यान दरवाजे पर जाता है जिसे देख उसकी मुस्कान 10 गुना बढ़ जाती है।
वो जैसे लगभग सोफे से कूदते हुए दरवाजे की ओर भागते हुए कहता है, आप ये फेड। रुद्रांश के ऐसे करने पर दिग्विजय जी और आकाश जी अश्मिंश में सामने देखते हैं तो सामने सीट दरवाजे से अंदर चला आ रहा था और रुद्रांश को देख वो मुस्कुराते हुए नीचे घुटनों पर जल्दी से आए उससे झट से काश कर अपने बाहों की भर लेता है। रुद्रांश भी काश कर उससे गले लगा लेता है। उन दोनों को यूं देख दिग्विजय जी आकाश जी एक दूसरे को देखते हुए अपने अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं। रुद्रांश खुश होता हुआ सीट को देख कहता है, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ मुझे मिलने आए हो। सीड रुद्रांश की बात सुन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता हुआ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कहता है, बिल्कुल, हमारा फुटबॉल प्रॉमिस आपको दिलाने आया हूँ, आपको याद है? ये सुन जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे याद है। रुद्रांश रुद्र राय चौहान अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलता। ये सुन सीड मुस्कुरा देता है। फिर रुद्रांश को अपने गोद में उठा हॉल में एंटर करता हुआ दिग्विजय जी और आकाश जी के पास जाता है। रुद्रांश सीड की गोद में खुशी से चहकते हुए कहता है, दादू, बड़े दादू देखो मेरे फ्रेंड मुझसे मिलने आए हैं। दिग्विजय जी आगे बढ़ सीड को देख कहते हैं, अरे सीड बेटा सुबह, तुम यहाँ सब ठीक है ना? सीधा में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ वो बस रुद्रांश से मिलने का मान किया तो बस चला आया, सॉरी टाइम से जायद पहले आ गया। यूँ सुबह सुबह? दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, अपने घर में आने का वक्त थोड़ी होता है, आओ बैठो, आज हमारे साथ नाश्ता करके जाना। दिग्विजय जी सीड को बैठने का इशारा करते हैं तो सीड भी रुद्रांश को गोद में लिए बैठ जाता है। रुद्रांश सीड से बातें करने लगता है जिसका जवाब सीड भी बड़े प्यार से देता है। दिग्विजय जी आंखों में उनका बाप बेटे का यू बॉन्ड देख आंसू छलक आए थे। ये सब उनके लिए सपना जैसा था। कभी नहीं सोचा था वो रुद्रांश को ऐसे अपने पिता के साथ यूं देख पाएंगे, ऐसे बाप बेटे को वक्त बिताते देख पाएंगे। दिग्विजय जी के नज़र में अब भी रुद्र की सच्चाई अधूरी थी, बट दिल के आराम में कहीं इस पल को जीने तमन्ना जरूर थी जो ऐसे पूरी हो रही थी। वही सीड का ध्यान रुद्रांश का ध्यान की बातों के साथ साथ पूरे घर में दौड़ रहा था। जैसे आहत की तलाश हो उससे, जैसे बेस पर निगाहों को एक झलक की तलाश हो। एपिसोड 292 सिड की हरकतों पेशक। दिग्विजय जी और आकाश जी रुद्रांश और सीड का बॉन्ड देख उन्हें बड़े प्यार से एडोर कर रहे थे। तभी मुन्ना सबके लिए चाय लिए वहां आता है। दिग्विजय जी चाय की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, सीड बेटा, लो चाय पियो आज हमारे साथ। सीड दिग्विजय जी की बात सुन हाँ में सिर हिलता हुआ चाय का कप लेता है। मुन्ना आकाश जी और दिग्विजय जी को भी उनकी चाय देता हुआ वहां से चला जाता है। दिग्विजय जी जल्दी से अपने चाय की एक मनमोहक खुशबू लिए खुशी से उसकी चुस्की लेने के लिए कप आगे बढ़ते हैं कि तभी उनके कानों में कदमों की आहट पड़ती है। सीड जो कि रुद्रांश की बातें सुन रहा था उसका भी दिल अचानक से अलग ही एहसास और धड़कने लगता है और उसकी निगाहें खुद ब खुद दरवाजे पर टिक जाती है। तभी अन्या दरवाजे से होते हुए हॉल में जॉगिंग सूट पहने बाहर से जॉगिंग करते हुए अंदर आ रही थी। इस वक्त अन्या के माथे आर चेहरे पर पसीने की बूंदें ठहरी हुई जो उसके चेहरे को और भी ज्यादा आकर्षित बना रहा था। अन्या अपने टॉवल से अपने पसीने पोंछती हुई जैसे ही आगे बढ़ी है कि उसकी भी निगाहें सीड से जा टकराती है। सीड को इस वक्त चौहान मेंशन में देख अन्या को थोड़ा आश्चर्य सा होता है। वो खुद से उसे देख सवाल जैसे करती है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं सुबह सुबह, कहीं इन्हें सब। अन्या इस बात को सोच एक उम्मीद से सीड को देखती है, फिर जल्द ही अपनी निगाहें फेर अपने कदम आगे बढ़ती है। तभी एक नौकर अन्या के सामने एक ट्रे लिए आता है। अन्या उसमें से कप उठते हुए सोफे की तरफ बढ़ जाती है। दिग्विजय जी अन्या को देख एक नज़र अपनी चाय को देखते हैं, फिर जैसे अपनी चाय को बचने के लिए वो हल्का सा सीड मुंह उसकी चुस्की लेने के लिए बढ़ते ही है कि अन्या उनके हाथों से वो चाय के लिए उन्हें अपने दूसरे हाथ में पकड़ कप थामते हुए कहती है, दादाजी आपको चीनी वाली चाय पीने के लिए मना किया गया है। दिग्विजय जी अन्या के ऐसे करने पर बेचारों से अपनी चाय देख मन मासूम कर हंसते हुए कहते हैं, अरे अन्या बेटा, मैं तो हेल्थी ही टी पीता हूँ, वो तो आज सीड आया ना चाय पी तो सोचा उसका साथ देने के लिए पी लेता हूँ, वरना मुझे तो अब ये हेल्थी टी ही बहुत पसंद है। अन्या उसकी बात सुन उन्हें अपनी भोई उचक कर देखती है तो दिग्विजय जी जल्दी से चुपचाप हेल्थी टी पीने लगते हैं। आकाश जी अपने डैड का ये हाल देख बड़ा मजा आता है, वो अपना सिर नीचे कर हंसने लगते हैं। वही रुद्रांश दिग्विजय और अन्या को देख सीट से बड़े क्यूटली अपने सिर पर मरते हुए कहता है, ओह, मम्मा से बचना तो बहुत मुश्किल है। रुद्रांश अपने नन्ही नन्ही उंगलियों से चुटकी बजने की कोशिश करता हुआ कहता है, कोष्टक योजक चिन्ह, वो तो यूरोन पकड़ लेती है, फिर बहुत सारा पनिशमेंट भी देती है। सीड रुद्रांश की बातें सुन मुस्कुराते हुए अन्या को देख धीरे से उससे कहता है, अच्छा
आपकी मम्मा तो लगता है बहुत डेंजरस। रुद्रांश सीड की बात सुन झट से हाँ में सिर हिलाते हुए सीड के कानों को अपने पास लाने का अपने नन्हे नन्हे हाथों इशारा करते हुए कहते हैं, मैं आपको एक स्क्रीट बताऊं। सीड भी अपने कान को रुद्रांश की तरफ हाँ में सिर हिलाता है तो रुद्रांश आगे कहता है, मम्मा से बड़े दादू दादू सब बहुत डरते हैं घर में। मेरे डैडी से भी जायद मम्मा से डरते हैं। रुद्रांश की बात सुन सीड फुसफुसाते हुए कहता है, तो क्या रुद्रांश रुद्र राय चौहान भी डरता है अपनी मम्मा से? रुद्रांश ये सुन पहले झट से हाँ में सिर हिलाता है, फिर कुछ सोचते हुए अपने माथे पर उंगली रख सोचते हुए न में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं रुद्रांश रुद्र राय चौहान किसी नहीं डरता, पर मम्मा से एतू सा डरता हूँ। रुद्रांश की बातें सुन सीड हंसने लगता है। वही इनकी काना फूसी देख वही अन्या की आंखें चढ़े जा रही थी। वो सीड को घूरते हुए थोड़ी तेज आवाज में पूछती है, मिस्टर रहेजा, क्या मैं जान सकती हूँ आप यहाँ मेरे घर पे सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? अन्या का सवाल सुन सीड कुछ कहता है उससे पहले दिग्विजय जी बोल पड़ते हैं, अरे अन्या बेटा, ये तो बस अंश से मिलने आया है। अन्या ये सुन सीड को तीखी नजरों से देख कहती है, अच्छा ओके देन। अन्या सीड को जाने का कहती कि दिग्विजय वापस बोल पड़ते हैं, अरे अन्या, अब मैंने सोचा आ गया तो सीड नाश्ता भी आज हमारे साथ ही कर ले, क्यों सही है न? दिग्विजय जी की बात सुन अन्या एक नज़र सीड को देख कहती है, जैसे आपको ठीक लगे दादाजी। इतना बोल वो वापस से सीड को देखती है तो सीड कुछ कहने को होता है पर अन्या उसके कहने से पहले जैसे उससे इग्नोर कर रुद्रांश से कहती है, रुद्रांश आप वहाँ क्यों बैठे हो? आप अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? चलो रेडी हो जाओ, स्कूल नहीं जाना। ये सुन रुद्रांश छत से हाँ में सिर हिलाता है तो अन्या उसके तरफ कदम बढ़ते हुए कहती है, चलो मैं आपको रेडी करती हूँ। इतना बोलते हुए अन्या रुद्रांश के पास जाती जो कि इस वक्त सीड के गोद में बैठा था। अन्या जैसे ही रुद्रांश को गोद से उठने के लिए अपना हाथ बढ़ती है कि रुद्रांश छत से अन्या की पकड़ में आने से पहले बचकर भागते हुए कहता है, मम्मा पहले मुझे पकड़ लो। रुद्रांश के ऐसे अचानक हटने की वजह से सीड और अन्य के चेहरे आसपास में बिल्कुल 2 इंच की दूरी में जा मिलते हैं। दोनों की निगाहें एक दूसरे में खोने सी लगती है कि रुद्र की सांसों के स्पर्श अन्या को खुद के लबों पे जा महसूस होता है। इस एहसास से तो अन्या का रोम रोम झटक सा जाता है। वो जल्दी से खुद के एहसासों को बेहनके से रोकते हुए सीड से दूर होते हुए खुद को झटकी हुई शांत करती है। वही सीड तो बस अन्या को देखते ही रह चुका था। उसके मन में जो एहसास उठ रहे थे शायद वो अब उसके बस में नहीं रहे थे। वो बहुत कुछ कहने चाहता था पर अन्या उससे यूं मौका ही नहीं दे रही थी। रुद्रांश भागते हुए अन्या से बच रहा था कि अन्या एक झटके की उससे पकड़ लेती है और गोद में उठते हुए कहती है, पकड़ लिया। बच्चों मम्मा से बचना मुश्किल है, इसलिए अच्छे बच्चे की तरह रेडी हो जाओ। अन्या रुद्रांश को गोद में लिए जाने लगती है कि आकाश जी अन्या से पूछते हैं, अन्या बेटा हमारी बाकी कश्ती कहाँ है? नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं डूब तो नहीं गए? अन्या उनकी बात सुन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं डैड, आते ही होगे। अन्या का इतना बोलना और दरवाजे पर से आवाज दर्द में कहराने की आवाज आना जिससे सुन अन्या मुस्कुराते हुए रुद्रांश को लिए ऊपर चली जाती है तो वही आकाश जी सहित सबकी निगाहें दरवाजे पर चली जाती है जहां से शौर्य रेहान तविश अभय भागते हुए घर के अंदर आ रहे थे। देखकर ही साफ पता चल रहा था उन चारों की हवा टाइट थी। चारों को अब खड़े होने के लिए भी जैसे एक दूसरे की सहारे की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि उनकी पिछली गलती की वजह से अन्या बहुत गुस्सा थे और सजा में तौर पे उन्हें सुबह सुबह 4 बजे से 20-20 किलोमीटर की परेड लगा चुकी थी, जिसके बाद तो उन चारों को दिन में तारे दिख रहे थे। उनकी हालत काफी जायद पस्त थी। रेहान लंबी लंबी सांसें भर कहता है, यार शौर्य भाई जरा चेक करो मुझे, मैं जिंदा बच गया या आखिर पल है मेरा? शौर्य रेहान के हाथों को अपने गले में डाल कहता है, अरे मुन्ना मेरा तो आखिर लास्ट फॉरएवर पल ये है मेरा। इतना हो मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं भागा जितना भाभी ने एक दिन भगाया। ताबिश भी लुढ़कते हुए जमीन पर गिरते हुए कहता है, अरे मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि हमारे घर की दहलीज है या स्वर्ग की। भाभी के इस सेशन के बाद तो मैं अखा लाइव शराब को हाथ नहीं लगा गुआ। सच्ची। अभय भी अपनी सासों को संभले कहते हैं, सब तुम लोग की गलती है, तुम लोग के चक्कर में भी पीस गया आज। वो चारों ऐसे लूझ पूछ हुए संभले एक दूसरे संभले जमीन पर पड़े होते हैं कि दिग्विजय जी और आकाश जी उनकी हालत देख हंसते उनके पास आकर कहते हैं, क्यों बखूरदारो कैसा रहा? रेहान वैसे जमीन पर लौटते हुए कहता है, अरे दादाजी मत पूछिए, भाभी तो भाई से भी जायद जालिम बन गई है। आप पूरी हवा टाइट कर दी हमारी, अब तो उठने क्या हिलने की ताकत नहीं बची है। दिग्विजय जी सबकी हालत देख हंसते हुए कहते हैं, तो बरखुरदार ये बात तुम्हें गलती करने से पहले याद होनी चाहिए थी
कि अब सजा मिलती है। जाओ अब जल्दी से तैयार हो जाओ और नाश्ते पर आ जाओ। इतना बोल दिग्विजय जी सीड की तरफ देख प्यार से कहते हैं, आओ सिद्धार्थ बेटा तुम भी चलो मस्त करने। सीड दिग्विजय जी बात सुन हाँ में सिर हिलाता हुआ उनके साथ चला जाता है। तो वही सीड का नाम सुन रेहान और शौर्य के कान खड़े हो जाते हैं। वो हैरत से उससे देखते हैं। रेहान शौर्य के कंधे पर सिर टिकाए कहता है, यार शौर्य भाई जहाँ तक मुझे याद है उस रात ये सीड ब्रो भी हमारे साथ ही ड्रिंक किया था। लेकिन उससे देख तो लग ही नहीं रहा है इस पर कोई असर भी हुआ था। और हमारी हालत देखो, पहले शराब का नशा, फिर हैंगओवर का नासा, फिर भाभी की डांट, फिर ये अत्याचार। हमारी तो हालत खबर हो चुकी है। बट यहाँ ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। शौर्य भी अब कुछ शक भरी निगाहों से कहता है, क्या पता रेहान, यहाँ तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। एक बात बता, शक्ल के साथ नेचर तो समझ भी आता है पर क्या आदतें भी बाय डिफॉल्ट मिलती है क्या? इतना बोल शौर्य अपना सिर के बाल नोचता हुआ कहता है, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिर ऑलरेडी अभी तक घूम रहा है। एक काम करते हैं, इसकी चर्चा नेक्स्ट ड्रिंक पर करते हैं। शौर्य के इतना बोलने पर ही रेहान शौर्य के सिर को झटकते हुए उससे घूरता है। साथ ही ताबिश और अभय भी उससे यूं घूरता है। बेचारे शौर्य तीनों के घूरने से आसपास देखते हुए वहां से खिसकना ही बेहतर समझता है और चुपचाप पतली गली से निकल जाता है। कुछ ही पालों में अन्या रुद्रांश को अपने साथ रेडी लिए नीचे लाती है। रुद्रांश तो सीड को देखते ही अपनी मां के गोद से उतार उसके गोद में चढ़ जाता है। अन्या उन दोनों को घूरते हुए किचन में चली जाती है। वही कुछ पल में सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। वही रेहान और शौर्य अपने अपने हाथों में जूस और कॉफी का मग लिए एक टैग शक भरी निगाहों से सीड को चुपचाप बैठे ऑब्जर्व करते हुए एक दूसरे से कनाफूसी कर रहे थे और साथ ही सीड को घूर रहे थे। उनका ये कनाफूसी देख अभय उन्हें देख कहता है, तुम दोनों किस बात पे इतना सीरियस डिस्कस कर रहे हो? अभय के सवाल पे सबका ध्यान उन दोनों पे पड़ गया। साथ ही सीड की भी निगाहें उन दोनों पर चली गई, जिससे रेहान थोड़ा हराबरा गया। लेकिन शौर्य उससे रिलैक्स रहने का इशारा किए बड़े आराम से कहता है, यही की सोच रहा हूँ क्वालिया होटल एंड रेस्टोरेंट को कैसे थे सुपरस्टार शौर्य मित्तल होटल में कैसे कन्वर्ट करे। अगर तेरे पास कोई आइडिया है तो बता, तू तो वहाँ बरवाची है ना। शौर्य की बात सुन रेहान और ताबिश की हंसी छूट गई तो वही अभय का तो मुंह बन गया। ये देख शौर्य हंसते हुए अभय के कंधे पर हाथ रख कहता है, अरे भाई तू चिंता क्यों करता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तेरी रोजी थोड़ी ही छीनूंगा जब तक सवाल। शौर्य इतना कहता है कि उसके नाक में एक तेज मनमोहन लेने वाली खुशी आती है, जिससे बाद अचानक ही उसके मुंह से शब्द निकलता है, पराठे। पराठे सुन अभय असमंजस में कहता है, पराठे। एपिसोड 293। पराठे सुन अभय असमंजस में कहता है, पराठे। शौर्य अपने नाक को इधर उधर करते हुए कहता है, हाँ पराठे, भाभी के हाथ के पराठे। शौर्य ऐसे सुगाता हुआ जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो अन्या हाथों में ट्री लिए वहां आ रही थी। अन्या को देख शौर्य खुशी से उछलते हुए कहता है, पराठे। शौर्य के यूं कहने पर सबकी निगाहें अन्या पे चली गई। आज अन्या ने काफी वक्त के बाद सबके लिए पराठे बनाए थे, जिससे देख रेहान तविश शौर्य तीनों एक साथ खुश होते हुए अन्या के सामने अपनी अपनी प्लेट करते हुए एक साथ चिल्लाते हैं, भाभी पराठे हमें दो, जल्दी जल्दी। अन्या उन तीनों अपने बंदरों को देख मुस्कुराते हुए उन्हें सर्व करती है। शौर्य एक बड़ी सी बाइट किए कहता है, आह मैंने इन्हें कितना मिस किया। ताबिश भी अपने पराठे के मजे लिए कहता है, वही स्वाद, थैंक यू भाभी, दिल खुश कर दिया आपने। रेहान ताबिश की तरफ देख उसका पराठा छीनकर अपने मुंह में भरते हुए कहता है, हम तू अपना दिल खुश इनकी खुशबू से कर ले, मुझे तो इन पराठों से अपने पेट को खुश करने दे। इतना बोल रेहान हंसने लगता है तो तविश उसे घूरता हुआ अपना हाथ रेहान के पराठे की तरफ उससे छीनने बढ़ता है कि वो पीछे खींचता हुआ अपने दांत दिला देता है। लेकिन इस छीना झपकी में शौर्य बाजी मरते हुए रेहान से वो पराठा छीन खुद खाने लगता है। ये देख रेहान और ताबिश दोनों उससे घूरते हैं। तीनों इसी लड़ाई और हंसी मजाक के बीच अपने नाश्ता कर रही थी और उन्हें यूं देख बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। तभी रुद्रांश भी अन्या के हाथों का स्वाद लिए कहता है, अरे वाह मम्मा, आपको कुकिंग आती है, आप चीची माँ से भी टेस्टी बनाते हो। वाह। अन्या अपने बेटे की तारीफ सुन उस देखते रह जाती है। उसके आंखों में थोड़ी नमी और दिल में एक मलाल था कि वो अपने बेटे को अपने हाथों स्वाद 4 साल बाद चखा रही है। इस बात का अन्या को अफसोस था कि घर के बेटे की जिम्मेदारी निभाते निभाते वो एक माँ और एक बहू की जिम्मेदारी निभाना शायद भूल गई। वो सीड को देख एक मन में ठंडी आह भरती है। रुद्रांश पराठे के मजे लेते हुए एक बाइट अपने हाथों से सीड को खिलाते हुए कहता है, आप भी खाओ ना आप, ये देखो मम्मा ने आज कितना टेस्टी टेस्टी बनाया है।
सीड भी जैसे बाइट लेता है तो उसका बारोसा से प्यासा मन जैसे आज संतुष्ट हुआ हो। वो अन्या को देखता है, जो जैसे उससे देखकर भी अनदेखा कर रही हो। तभी सीड का मोबाइल बजाता है, जिससे देख सीड रुद्रांश को बैठा कर वहां से सबसे एक्सक्यूज कर निकल जाता है और कुछ दूर हट बात करने लगता है। वो जैसे ही अपना कॉल खत्म कर पीछे पलटा है कि अचानक अन्या को खुद का घूरता पाकर हैरान रह जाता है। अन्या अपना हाथ बंधे उससे घूर रही थी। सीड अन्या को ऐसे घूरता पाकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके पास खड़ा कहता है, मिसेज चौहान आप। सीड आगे कुछ कहता कि अन्या बड़े सीरियस अंदाज में कहती है, मिस्टर रहेजा चाय पिया आपने। सीड अन्या के इस सवाल पे पहले तो उचकता हुआ देखता है, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला देता है तो अन्या आगे पूछती है, नाश्ता भी किया। सीड वापस से हाँ में सिर हिलाता है तो अन्या आगे कहती है, थॉट ग्रेट। अपने हाथ में बंधे घड़ी में वक्त देख कहती है, वैसे मेरे ख्याल से लंच में अभी बहुत वक्त है, तो आप वापस जा सकते हैं और आप चाहे तो मैं लंच बेदी मेंशन में भेजा भी सकती हूँ। ये सुन सीड उचकते हुए कहता है, मतलब? अन्या जबरदस्ती की छोटी सी मुस्कान लिए कहती है, मतलब क्लियर है मिस्टर रहेजा, आप यहाँ मेरे घर पे सुबह सुबह आए हैं तो खाने के लिए ही आए होंगे। इतना बोल अन्या अपने अंदाज को काफी तीखे करते हुए अपने कदम सीड की तरफ बढ़ते हुए थोड़े गुस्से में कहती है, क्योंकि डील प्रोजेक्ट जैसी बातें ऑफिस में होती है। बाय द वे आई कैनली इन्फॉर्म यू थॉट आप गलत वक्त पे गलत जगह खड़े हैं। जिस डील की बात करने आप सुबह सुबह यहाँ आए हैं, हमारी पिछली आधी अधूरी मुलाकात में ही रिजल्ट डिसाइड हो चुका है, एंड मीडिया तो इसकी गवाह भी है। अन्या इनडायरेक्ट वे में नीतियां की बातें कर रही थी, जिससे सुन सीड कुछ एक्सप्लेन करता कि तभी रुद्रांश भागता हुआ सीड के हाथों को पकड़ के बड़े क्यूटली कहता है, ABFED, आप क्या आज मुझे स्कूल छोड़ने चलोगे प्लीज? सीड रुद्रांश की बात सुन कुछ कहता कि अन्या तपाक से कहती है, नहीं बेटा, आपके फ्रेंड नहीं जा सकते, क्योंकि अभी अभी जो नई जिम्मेदारी पड़ी है उन्हें बहुत काम है। मम्मा चलेगी आपके साथ आपको स्कूल छोड़ने। ये सुन रुद्रांश का खिला हुआ चेहरा मुरझा सा जाता है। वो मायूस निगाहों से सीड को देखता है तो सीड का दिल जैसे तड़प सा उठता है। वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ कहता है, काम है तो क्या हुआ, मेरे जूनियर चौहान की खुशी से बढ़कर नहीं है, मैं जरूर चलूंगा। ये सुन रुद्रांश खुशी से उछलने लगता है, जिससे सीड का दिल भी सुकून से भर जाता है। रुद्रांश अपना बैग लाने का बोल जल्दी से वहां से चला जाता है। रुद्रांश को जाता देख अन्या मुंह बनाकर कहती है, मिस्टर रहेजा बच्चे से झूठे वादे नहीं करते। अन्या की बात सुन सीड एक टैडी मुस्कान लिए कहता है, झूठे वादे नहीं मिसेज चौहान, ये दिल के वादे हैं। अन्या को देख उसके थोड़ा करीब झुककर धीरे से कहता है, वैसे किसी ने आपको बताया नहीं, आप बहुत रूड है। अन्या ये सुन उचकते हुए सीड को देखती हुई कहती है, रूड? सीड पल के झपकते हुए कहता है, यस रूड। अन्या सीड को बातों पे उससे घूरते हुए जबरदस्ती की मुस्कान में कहती है, हाँ शायद आपकी तरफ आर्टिफिशियल चाशनियों के साथ नहीं रहती ना, तो मुझे मीठे की आदत नहीं। हम अन्या की बातों जलन साफ महसूस हो रही थी, जिससे देख सीड के होठों पर एक मुस्कान छह गई। सीड अन्या के थोड़े करीब आए, उसकी आंखों में देखते हुए बड़े कशिश से कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब कुछ बदल दूंगा, आप बस मेरा साथ देना। मिसेज चौहान। एपिसोड 294। सिड अन्या ड्रॉप रुद्रांश। सीड के ऐसे बोलने पर अन्या अपलक बस उसे ताकते रह जाती है। उससे न जाने क्यों ऐसा लगा जैसा रुद्र के दिल के एहसास उसके जुबान जो कह रहे हैं वो उससे जनता है, वो अपनी अन्या को पहचानता है। पर अगर ऐसा होता तो अब तक उसका रुद्र उससे दूर क्यों रहता, अपने बेटे अपने परिवार से क्यों दूर रहता? ये सब सोच अन्या का मन जैसे मायूस सा हो गया। तभी रुद्रांश भागता हुआ उनके पास आता है और अपने एक हाथ से अन्या और दूसरे हाथ से सीड का हाथ थम बहुत ही एक्साइटेड हुए कहते हैं, जल्दी जल्दी चलो वरना हम स्कूल के लेट हो जाएंगे। रुद्रांश की आवाज सुन अन्या और सीड दोनों की निगाहें रुद्रांश पे चली जाती है। उसकी मासूम और खिला हुआ चेहरा देख अन्या की जैसे उदासी पल में हवा हो जाती है। दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिलाई थी। रुद्रांश दोनों का हाथ पकड़ एक साथ अपने साथ बाहर लिए चला जाता है। अन्या और सीड भी हंसी खुशी रुद्रांश के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाते हैं। उन्हें यूं एक फैमिली की तरह जाते देख दिग्विजय जी और आकाश की के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कुछ ऐसा पल भी देखने को मिलेगा। जिंदगी कितने उतर चढ़ाव के बाद जैसे खुशियों में दिखने लगी थी। तीनों अन्या में कार में बैठ स्कूल की तरफ बढ़ जाते हैं। आज रुद्रांश बहुत खुश था। आज पहली बार उसकी मम्मा और डैडी दोनों उससे स्कूल छोड़ने जा रहे थे। वो जैसे आज सबको अपने मम्मी डैडी से मिलवाना चाहता था, इसलिए वो अपने खुशी को लिए दोनों का हाथ वैसे ही अपने हाथों में थामे चहक रहा था।
अन्या भी कभी रुद्रांश वो वक्त नहीं दे पाई कि वो उसकी इस छोटी छोटी पालों में शामिल हो सके, पर आज उसके लिए भी एक अलग एहसास था। रुद्रांश चहकते हुए सीड और अन्या से पूरी रास्ते बातें करते हुए जाता है। वो अपने स्कूल के फ्रेंड्स की बातें उन्हें शेयर करता है। सीड उसकी बातों में छुपी नाटानकी देख बस मुस्कुराए जा रहा था। कुछ ही पालों में स्कूल आ चुका था, जिससे देख सीड देखता है, जूनियर चौहान, लो आपका स्कूल भी आ गया। रुद्रांश ये देख अपनी बाहें सीड की तरफ फैला देता है, जिससे देख सीड मुस्कुराते हुए उससे अपने गोद में उठाकर कार से बाहर लाता है। अन्या भी कार से निकल उनके साथ आती है। दोनों रुद्रांश को लिए गेट तक आते हैं। सीड प्यार से रुद्रांश के माथे पर हाथ फेर कहता है, जूनियर चौहान, अच्छे से पढ़ना और टीचर्स की बातें माना। इतना बोल सीड अपने कानखियों से अन्या को देख फुसफुसते हुए धीरे से रुद्रांश से कहता है, कोष्टक योजक चिन्ह, और हाँ, अगर थोड़ी सी शैतानी करने का मन करे तो वो भी कर लेना। इतना बोल सीड रुद्रांश को ताली देता है तो रुद्रांश भी सीड का साथ देते हुए हाँ में सिर हिलाता है। अन्या ये बाप बेटे की कॉन्फ्यूसी देख अपनी भौएं उचाकते हुए पूछती है, ये किस बात पर इतना खुश हुआ जा रहा है। अन्या के ऐसे टोकने पर रुद्रांश और सीड जल्दी से सकते में आ जाते हैं। रुद्रांश छत से मासूम सी शक्ल बना कहता है, कुछ नहीं मम्मा। अन्या रुद्रांश के ये कहने पर शक भरी निगाहों से उससे देखती है, फिर आगे बढ़ रुद्रांश के गालों को छूकर प्यार से कहती है, अच्छा ठीक है, अब जाओ, सारा दी और रॉक्सी तुम्हें लेने आएंगे। ओके बेया मम्मा, गुड बॉय। हम। इतना बोल अन्या रुद्रांश के गालों को छूते हुए उस पर एक क्यूट सी किस देती है। रुद्रांश इस वक्त सीड के गोद में था और रुद्रांश के किस देते समय अन्या बिल्कुल सीड के करीब आ चुकी थी। ये देख सीड भी अपने गालों को आगे करते हुए कहता है, आई एम ऑल अ गुड बॉय। सीड की बात सुन अन्या उससे घूरती है। तभी रुद्रांश भी सीड का साथ दिए कहता है, हाँ मम्मा, मेरे फ्रेंड भी गुड बॉय है तो उन्हें भी किसी मिलनी चाहिए, आप दो ना। रुद्रांश को भी साथ देते हुए देख सीड भी अन्या को आंखों में चमक लिया शरारत से देख अपने दोनों आईब्रो उठते हुए देखता है तो ये देख अन्या आचार्य से दोनों को देखती है और सीड की नजरों को घूरते हुए रुद्रांश की तरफ देख जबरदस्ती की मुस्कान लिए कहती है, नहीं बेटा, ये मम्मा की गुड बॉय किसी सिर्फ मम्मा के बेबी के लिए है और आपके दोस्त बेबी नहीं है। ये सुन रुद्रांश और सीड दोनों एक साथ ही जैसे एक्सप्रेशन ले अपना मुंह लटकते हुए अन्या को देखते हैं। अब अन्या उन बाप बेटे के एक्सप्रेशन से तंगाए शिकत भाव लिए कहती है, चलो बहुत हो गया, आप जाओ अंदर, आपके टीचर कब से आपका वेट कर रहे हैं। अन्या के ऐसे बोलने पर रुद्रांश छत से हामी भरता हुआ सीड को उतारने को कहता है। सीड थोड़ा आगे बढ़ दरवाजे के पास रुद्रांश को गोद में उतरते हुए जैसे ही बाय कहता है कि रुद्रांश जाते हुए मुड़कर अचानक ही सीड के पास आते हुए उसके गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से थाम उसके सिर को अपने सिर से सटा उसके नोज को अपने छोटे से नोज टच करते हुए बड़े मासूमियत से कहता है, थैंक यू मेरी विश पूरी करने के लिए, आप मेरे साथ हमेशा यूं ही रहना, आई मिस यू डैडी। डैडी शब्द रुद्रांश की धीमी सी स्कूल के बेल की घंटी में चुप गई। रुद्रांश अपनी बात कहे एक प्यारी मुस्कान दिए झट से सीड के गालों चूम उससे बाय किए वहां से चला गया, पर वही सीड तो रुद्रांश के इस शब्दों में ही अटक सा गया। वो एहसास, वो जज्बात उस छोटे बच्चे ने अपने हाल में बयां किया था, वो उसके अंदर तक की सनाहत को गूंजा चुका था। इस वक्त सीड के आंखों में नमी थी, वो बस एकटक अपने हाथों को देख रहा था। क्या था वो पल? वो शायद हर जज्बात से परे था, ऐसा सुकून शायद ही दुनिया के किसी भी चीज में ही जो उन पालों में था। वही अन्या ने भी दूर खड़े इस पल को जिया था, जिसके बाद उसके अंदर जैसे एक चुभन सी हो रही थी, अपने बेटे को अपने पिता करीब होकर भी उसे दूर रखने की, एक पिता को उसके अपने बेटे के पास होने के बाद भी न कुछ कहने की, अपने दोनों अनमोल रिश्तों को यूं दूर रखने की। ये सब अन्या से देखा नहीं जा रहा था। वो झट से तेज कदमों से आगे बढ़ कार में बैठ जाती है और लंबी सांसें लिए ड्राइवर से कहती है, ऑफिस चलो। ड्राइवर हाँ में सिर हिलाते हुए जैसे ही कार स्टार्ट करता है कि तभी अन्या के दूसरी तरफ का दरवाजा खुलता है और सीड बेदारक बैठते हुए कहता है, अब चलो। अन्या सीड को अपने बगल में बैठे देख अजीब नजरों से उससे घूरते हुए कहती है, मिस्टर रहेजा, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आप मेरी कार में क्या कर रहे हैं? सीड अन्या के सवाल पर बड़े आराम से कहता है, नहीं। अन्या उसके बेदाराक माना करने पर आचार्य से उससे देखती है तो सीड उसके एक्सप्रेशन को प्यार से देख कहता है, मिसेज चौहान आप भूल रही है, हम साथ आए थे तो साथ ही जाएंगे न। अन्या सीड की बात सुन कहती है, पर हमारी मंजिल अलग है। सीड अन्या के ये कहने कर उसके आंखों में बड़े गौर से देख कहता है, किसने कहा हम अलग है? हम हमेशा साथ थे और साथ रहेंगे। सीड के ऐसे कहने पर अन्या के एक्सप्रेशन चढ़ने लगते हैं। ये देख सीड सामने देख बात जैसे बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि आप चौहान इंडस्ट्री जा रही है ना?
मुझे भी वही जाना है। वो क्या है न, मैं अपनी कार आपके घर छोड़ आया हूँ और कैब से जाने का मन नहीं था। आप बस मुझे ड्रॉप कर दे जल्दी। मेरी इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम है मुझे वहाँ। अन्या उसकी बात सुन एक क्यूरियस निगाहों से देख पूछती है, और वो क्या भला? सीड अन्या की उत्सुकता को देख मंद मंद मुस्कुराते हुए कहता है, किसी खास से मिलने का इंतजार करना है मुझे। पूरे 4 दिन से कर रहा हूँ, अब तक मुलाकात नहीं हुई, तो बस उसी के इंतजार में हूँ। अन्या सीड की ऐसी फिल्मी बातें सुन मंद ही मंद मुकुरा उठती, पर वो अपनी जज्बात जाहिर न करते हुए मुंह बना कहती है, मिस्टर रहेजा आप गलत एड्रेस पर जा रहे हैं। आपकी खास आपको वहाँ नहीं बल्कि बेदी इंडस्ट्री या बेदी मेंशन में मिल जाएगी। अन्या की बात सुन सीड तपाक से कहता है, मिसेज चौहान क्या आप डॉक्टर हैं या आशिक जो मेरे दिल का हाल आपको पता होगा। अन्या उसकी चीजी फिल्मी बातों को सुन तंज से कहती है, मुझे नहीं पता था बेदी इंडस्ट्री के वर्कर्स इतने सीरियस है कि एक डील के लिए मुझसे यू फिलिप भी कर सकते हैं। बट अफसोस आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अन्या इतना बोल उससे तीखी मुस्कान देती हुई कार से निकल जाती है, क्योंकि उनके बातचीत के दौरान वो लोग चौहान मेंशन पहुंच चुके थे। अन्या जैसे ही जाने लगती है कि सीड भी जल्दी से अन्या के पीछे आता हुआ उसका हाथ पकड़ एक झटके में उससे अपनी तरफ करते हुए उसके आंखों में आंखें डाल कहता है, मिसेज चौहान मेरे शब्द और मेरे हाल मेरे जज्बात झूठे नहीं है। हाँ ये सच है, मैं यहाँ डील के सिलसिले में आया हूँ। आपसे बस एक उम्मीद और अपनी काबिलियत लिए मौका चाहत हूँ, जो किसी भी इरादे से झूठे नहीं है। मुझे बस एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। आप चाहे तो मेरा टेस्ट भी ले सकती है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, चाहे हमारे ऑफिस का वेटिंग एरिया की वो सोफा मेरे आखिर मंजिल क्यों ना हो। इंतजार करो। अन्या इस वक्त बड़े गौर से सीड की आंखों में देख रही थी। उससे सीड की आंखों में इस वक्त वही रुद्र का जुनून दिख रहा था, जैसे वो हुआ करता था। सीड अपने इंतजार के जवाब का इंतजार कर रहा था कि अन्या धीरे से अपना हाथ सीड के हाथों से छुड़ाते हुए वहां से चली जाती है। सीड जाने को होता है अन्या के पीछे, बट इस बार अन्या के गार्ड्स उससे आगे नहीं जाने देते। अन्या जल्दी से लिफ्ट में आते ही एक नंबर डायल करती है। एपिसोड 295। सुहाना हर्ड अबाउट आन्या एंड आन्या और सिड पर हमला। वही दूसरी तरफ सुहाना और टिया इस वक्त जैसे ज़ॉम्बी बनी अपने बेड पर लेटी हुए एक टैग अपने लैपटॉप में घुसी पड़ी थी। उनके आसपास कुछ पेपर्स बिखरे पड़े हुए थे, जिनमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी और साथ ही कुछ फोटो भी। टिया अब थकी हरी सुहाना के बैग पर अपना सिर रख उस फोटो को ताकते हुए एक आहे भर कहती है, यार सुहाना तू क्या श्योर है? तू इस आदमी से बदला लेना चाहती है? लुक कितना हैंडसम है, इससे बदला लेने की सोचने की जगह तो मेरा दिल इससे मोहब्बत करने का हो रहा है। हाय, तेरा नहीं हो रहा है। टिया की बात सुन सुहाना चिढ़ते हुए एक झटके में उसका सिर झटकते हुए उठ बैठी है और टिया के हाथ से उस फोटो को लिए गुस्से में कहती है, मोहब्बत वो भी इस अमीर जादे से। एक की सुहाना अपने झुंझुलाहट में किसका जिक्र करने ही वाली थी कि उससे होश आता है। वो जल्दी से खुद को रोक टिया की तरफ देखती है, जो अब उससे कुछ शक भरी निगाहों से देखने लगी थी। इसलिए सुहाना जल्दी से बात संभले अपना मूड दूसरी तरफ कर थोड़े चिढ़े स्वर में आए कहती है, यार तू भूल गई इसने हमारे साथ क्या किया? उसकी वजह से प्रिंसेस का ऑपरेशन तक रुक गया। और तो और तेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या किया वो भूल गई। लाइफ में मैंने पहली बार पुलिस के डंडे इतने पास से देखे हैं, और उनकी वो घूरती निगाहें जैसे मैंने ही इस शहर के सारे क्राइम कर ढाले हैं। कितने डरावन था सब कुछ। इतना बोल सुहाना इस फोटो को काफी गुस्से में घूरते हुए कहती है, वो सब इसकी वजह से। मैं जब तक इस अभय गोयल से बदला नहीं ले लूंगी, मैं अब शांत नहीं बैठूंगी। सुहाना का गुस्सा देख टिया उससे शांत करवाने की एक कोशिश करते हुए कहती है, यार सुहाना ये क्या बच्चों वाले जिद कर रही है? बदला एट ऑल? यार देख तो हम रात से इस मिस्टर गोयल के बारे में सर्च कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, पर देख ऐसा कुछ मिला नहीं ना। ऊपर से जायद अच्छा सुने को मिला है। तू अब भी ऐसी बातें कर रही है। हो सकता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो तेरी और उसकी। मिसअंडरस्टैंडिंग शब्द सुन सुहाना उस शब्दों में गौर किए सोचती है। उसके जेहन में उसकी और अभय की एक्सीडेंटल किसके पल चलने लगे, उसके बाद अभय का यूं जाना। ये सब सोच सुहाना अपना सिर झट से झटकते हुए कहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग माय फूड। तू न ज्यादा बोल मत, जहाँ हैंडसम बांदा देखती वही पिघल जाती है। तू न लड़की के नाम पे कलंक है। तुझे हेल्प नहीं करना मत कर, मैं खुद उस अभय गोयल से बदला ले लूंगी और उससे सबक भी सीखेगी। वैसे भी तूने ही कहा था वो अमीर जायद बहुत अमीर है और कानून को जेब में रख सकता है, तो इसका मतलब है न्यूज में भी इधर उधर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हम कैसे मान ले इस बनी बनाई न्यूज पे?
मुझे तो बस उसके घर का एड्रेस चाहिए, फिर बताती हूँ। सुहाना क्या चीज़ है। सुहाना अपनी बात कहे गुस्से में अभय की तस्वीर को दबोचते हुए अपने गुस्से को जाहिर कर फोन उठती हुई जल्दी से कहती है, हाँ बोल रामी, क्या खबर है, तुझे मिला एड्रेस? फोन के दूसरी तरफ से एक हंसी हुई आवाज आती है, सुहाना माए जान तू बोल और ये रामी तेरा काम न करे, ऐसा कभी हो सकता है? हो गया काम तेरा। ये सुन सुहाना में चेहरे पर जीत भरी मुस्कान चाह जाती है। वो खुशी से भरे कहती है, सच्ची? सुहाना को खुश देखते हुए टिया भी क्यूरियस हुए सुहाना से इशारे में पूछते हुए उससे फ़ोन स्पीकर पर करने का कहती है। सुहाना भी जल्दी सा फ़ोन स्पीकर पर करते हुए कहती है, हाँ रामी बोल, क्या खबर है? तूने एड्रेस ढूंढ लिए उस अभय गोयल के घर का? रामी उधर से एटीट्यूड भरी आवाज में कहता है, ऑफिस बेब्स, मैं तुझे मैसेज कर देता हूँ, तू देख लियो। ये सुन सुहाना खुशी से टिया को जीत भरी हाई फाई देती है। तभी बीच रामी दोबारा आवाज कुछ सोचने वाले लहजे में कहती है, वैसे बेब्स इस एड्रेस को लेकर भी मुझे नहीं लगता तुझे कुछ फायदा होगा। सुहाना उसकी बातें सुनकर भी एक रिलैक्स टोन में कहती है, अरे रामी तू चिंता मत कर, मुझे पता है कैसे इस्तेमाल करना है इस चीज़ का। बस एक बार मैं उसके घर पहुंच गई उसके पेरेंट्स के सामने, तब मैं दिखाती हूँ सुहाना क्या चीज़ है। तू बस एड्रेस भेज। रामी सुहाना का कॉन्फिडेंस देख रामी एक टैडी मुस्कान लिए कहता है, बेब्स वे ऑल नाउ तू क्या चीज़ है? पर तुझे नहीं पता वो अभय गोयल क्या चीज़ है। तू जैसा सोच रही है उससे बिल्कुल अलग। गोयल सिर्फ सरनेम है उसका, बाकी नाम और अपनी पहचान उसकी खुद की बनाई मेहनत है। वो अमीर बाप का बेटा जरूर है लेकिन बाप से कोई रिश्ता नहीं है उसका। रामी की ये बात सुन सुहाना उचकते हुए फ़ोन को अपने करीब लिए थोड़े कंफ्यूज स्वर में कहती है, मतलब? रामी सुहाना को सारी बात बताते हुए कहता है, मतलब सिंपल है बेब्स, उसने घर अपने बाप को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। लाइक जिस एज में हम तुम जैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, उसने अपने बेहतर लाइफ को छोड़कर खाली हाथों से शुरुआत की थी। जो अभी कुछ यू देख रही है सब कुछ उसका खुद का खड़ा किया है। बाप का कुछ नहीं है उसका सिवाय सरनेम के। उसकी माँ भी बचपन में चल बसी थी। उसका अपना सिर्फ एक छोटा भाई है। सेम जिंदगी में बाप ना होकर जीना इज डिफिकल्ट बेब्स, बट बाप होकर उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना इट्स टफ बेब्स, बहुत ही टफ मन। आई एम इम्प्रेस। अभय की जिंदगी का ये सच जान सुहाना के दिल में एक आह सी उठी। उसे कभी नहीं लगा था कि अमीरों की जिंदगी में भी ऐसी कोई तकलीफ हो सकती है। उन्हें भी खुद के लिए यूं लड़ना पड़ता है। उन्हें भी पैसों और खुशियां साथ नहीं मिलती। रामी फोन के दूसरी तरफ खामोशी देख थोड़े हंसते हुए कहता है, प्रिटी कुल बेब्स, भूल मत वो तेरा दुश्मन है और तुझे बदला लेना है। रामी की बात सुन सुहाना मुंह बनते हुए कहती है, बदला क्या बदला यार रामी, तूने ये बताकर मेरा प्लान का पोपट कर दिया। क्या सोचा था मैंने कि मैं उसके पेरेंट्स के पास जाऊंगी, उससे सबके सामने सबक सिखाऊंगी, लेकिन देख यहाँ तो अलग ही नाया बह रही है। इस लाल को यूं किसी ने मतलब ही नहीं। ये तो किसी से आप डरना तो दूर झुकता भी नहीं होगा, सुना तो दूर की बात है। हम इतना बोल सुहाना थोड़े उदास हुए टिया के कंधे पर सिर रखते हुए अभय के बारे में सोचने लगती है। सुहाना के लिए अपने बिना सरनेम जिंदगी इतनी मुश्किल भरी रही थी, यहाँ तो अभय के पास सरनेम होकर भी न होने के एहसास भरी कितनी मुश्किल होगी। वही सुहाना की बात सुन रामी तुरंत ही उससे टोकते हुए कहता है, होल्ड ऑन बेब्स, किसने कहा वो किसी की नहीं सुनता है? एक इंसान जिसकी वो सुनता भी है, झुकता भी है और डरता भी है। ये सुन सुहाना बेमन से कहती है, कौन, उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी? होगी भी तो क्या, मेरी क्यों ही सुनेगी? सुहाना की ऐसी बातें सुन रामी झट से कहता है, अरे यार बेब्स, तू मेरी पूरी बात सुनती क्यों नहीं है? और उसकी बीवी तो दूर गर्लफ्रेंड भी नहीं है अब तक। रामी थोड़ी गिरलिश आवाज के साथ गिरली शदावमा कहता है, ही इज पूरे डैशिंग हैंडसम माचो मैन। रामी की ऐसी बातें सुन टिया को तो हंसी आ रही थी, लेकिन सुहाना को चिढ़ मच रही थी। वो चिढ़े हुए अंदाज में थोड़े भड़कते हुए कहती है, हो गया कर लिए बकवास, अब काम की बात बता जल्दी, कौन है वो, किसी बात कर रहा है? सुहाना की बात सुन रामी का तो मुंह बन जाता है। वो अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसकी भाभी। भाभी शब्द सुन टिया उचकते हुए बीच में कहती है, भाभी यार तूने तो कहा था उसका बस एक छोटा भाई है, ये भाभी कहाँ से उसकी पैदा हो गई? रामी उनके बीच में बार काटने पर अब चिढ़ते हुए कहता है, वही तो बता रहा हूँ, उसकी भाभी मतलब उसकी दोस्त की बीवी। सुहाना दोबारा उससे टोकने को होती है कि रामी पहले ही थोड़े करकते हुए कह देता है, बीच में मत बोलना, मुझे बोलने दो पहले। अपने घर से निकलने के बाद उसके दोस्त ने उसका साथ दिया था। उसकी बीवी है ये मिसेज अन्या रुद्रराय चौहान इंडस्ट्री की मालकिन। बोली तो औरत बिल्कुल झकाश माफिक है।
बिजनेस दुनिया का किंग होगा लेकिन वो अपने ही किंग से 10 कदम आगे की क्वीन है। बिल्कुल डेविल मकीफ, बहुत ही खतरनाक। सब डरते हैं उससे बिजनेस की दुनिया में, पर दिल ही सही है। और सुना वो अभय गोयल भी उसकी बात नहीं करता है और काफी रिस्पेक्ट देता है। वो तेरे काम ही है, तू चाहे तो उससे मिल सकती है, पर पहले कह देता आसान नहीं होगा उसे अपॉइंटमेंट लेना, इसलिए सीधे नहीं उल्टे सुहाना स्टाइल फॉलो करना शायद बात बन जाए। टिया और सुहाना अन्या का जीकर सुन जैसे उससे इमेजिन करने लगी थी। वो टिपिकल आउट टाउन जैसे सीरियल के जैसे अन्या की सूरत दोनों इमेजिन कर रही थी। लाइक वो काले कपड़े, लहंगा चोली पहनती होगी, पान खाती होगी, बड़ी बिंदी लगती होगी, एक हाथ में कटा बंदूक रखती हो, आसपास उसके जैसे काले कपड़ों में 5-6 मुस्टंडे खड़े हो, काले कुर्ते में वाइट धोती के साथ, और साथ ही काली पगड़ी हो, हाथों में बंदूक हो और आंखें खरनाक हो। ऐसी ऐसी इमेजिनेशन करते करते तो टिया की सांस चढ़ने लगी। पर वही सुहाना कुछ सोचने लगी। इतना सन्नाटा पाकर रामी हंसते हुए बोलता है, अब तुम दोनों को क्या हो गया है? इतना खामोशी क्यों चाह गई? क्यों इरादा बदल लिया क्या? टीयर्स ऑफ जॉय सही है, सही होना भी चाहिए। इतना बोल रामी ठहाका मार हंसे लगता है। उसकी हंसी की गूंज सुन सुहाना झट से गुस्से में आए उसका फोन का दूसरी तरफ फेंक ओंडे मुंह लेट जाती है और किसी गहरी सोच में सोचने लगती है। टिया भी उसके बगल में लेट कुछ पल उससे यूं देखती है, फिर हिम्मत कर कहती है, यार सुहाना अब तेरा क्या ख्याल है? तुझे अभी भी कुछ? टिया इतना ही कहती है कि सुहाना झट से बेड से खड़ी होती हुई बेदारक कमरे से बाहर निकल जाती है। सुहाना को यूं जाता देख टिया उचक सी जाती है। वो उससे पीछे से टोकते हुए कहती है, अरे सुहाना कहाँ चली यार? कुछ बोल यार, बता तो कहाँ जा रही है? यार अगर तू वो उसकी भाभी से मिलने जा रही है तो नहा कर कम से कम जाना। सुहाना सुन न, सुहाना। टिया ऐसे ही चीखते हुए रहती है पर सुहाना नहीं रुकती। ये देख टिया अपना सिर झटकते हुए कहती है, उफ क्या करूँ इस लड़की का, किसी की सुनती कहाँ है? उफ उससे समझने अब बेहतर मैं अभी सो जाती हूँ। इतना बोल टिया एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए नींद भरी जमाई लेती है और बैग पर चादर तान चैन से सो जाती है। वही दूसरी तरफ चौहान इंडस्ट्री में सीड आज फिर सुबह से लेकर दोपहर तक अन्या से मिलने का इंतजार करता है। सुबह उनके बीच हुई बातों से सीड अपने इंतजार में वहां बैठा था, पर न अब तक उससे एक मौका मिला था और न ही अन्या की तरफ से एक बुलावा आया। दोपहर होने को आया था, लंच ब्रेक हो चुका था। ये देख सीड एक नज़र अपने घड़ी को देख सोफे से उठता है और अपनी फाइल अपने हाथों में लिए सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में आते आते उसका फोन विब्रते होता है। सीड उसे अपने पॉकेट से निकल चेक करते हुए देखता है, जहां 2 शख्स का मैसेज था, एक तो मिस्टर बेदी तो दूसरे नीतियां। मिस्टर बेदी उससे डील के बारे में पूछ रहे थे, तो वही नीतियां के मैसेज में उससे लंच पर साथ चलने का पूछ रही थी। उसने साथ ही उससे एक रेस्टोरेंट का भी एड्रेस मैसेज किया था, पर सीड का नीतियां के साथ जाने का कोई मूड नहीं था, इसलिए वो उससे मान करते हुए मैसेज टाइप करता है और साथ ही दूसरे हाथ से अपने कार को अनलॉक करते हुए जैसे ही उसके ड्राइविंग सीट पर बैठता है तो सहसा ही उससे एक जानी पहचानी खुशबू जैसे छू जाती है और उसके मैसेज टाइप करते हाथ जैसे जम से जाते हैं। वो एक पल अपने आंखें बंद करता हुआ उस खुशबू को महसूस करते हुए अपने बगल में पलट जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने बगल वाले सीट पर बैठे इंसान को देख हैरान हो जाता है। उससे तो जैसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता है, क्योंकि अन्या उसके बगल वाले सीट पर आराम से अपना सिर सीट के पीछे टिकाए अपनी आंखें बंद कर आराम से बैठी थी। उसका एक हाथ उसके लग पर था तो दूसरा हाथ की 2 उंगलियां उसके सिर को साइड से सपोर्ट कर रहा था। अन्या अपने लेग पर रखी उंगलियों को बार बार टैप टैप कर रही थी, जिससे देख साफ पता चल रहा था वो सीट का ही वेट कर रही थी। बट सीट अब भी थोड़ा हैरान नजरों से अन्या को देख रहा था। उससे समझ नहीं आ रहा था अन्या यहाँ उसके कार में क्या कर रही है। क्या वो उसका वेट कर रही है? पर क्यों यूं यहाँ वेट कर रही है, जबकि वो सीड को बुला सकती थी खुद मिलने के लिए अपने केबिन में, और वो इस कार में आई कब और कैसे, क्योंकि चाबी तो सीड के पास थी। ये सब सोचते हुए सीड थोड़ा कंफ्यूज सा होकर अन्या को देख रहा था। फिर खुद की कंफ्यूजन में उछले वो खुद ही हिचकिचाते बोल पड़ता है, मिसेज चौहान आप यहाँ। सीड की आवाज़ सुन अन्या की उंगलियां अचानक ही रुक जाती है। वो एक झटके में अपनी आंखें खोल सीड की ओर देखती है। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए आपस में उलझती है। फिर अन्या खुद ही अपनी नज़रें फेर कार की सीट बेल्ट लगते हुए कहती है, मिस्टर रहेजा आपने मौका कहा था, सो मैंने दिया। मुझे लाइव प्रेस्टेशन चाहिए, लाइव लोकेशन पे।
फिर खुद हाथ में बंदी घड़ी को देख सीट की तरफ दिखाते हुए इशारे से कहती है, हरी अप, आपके पास मीटिंग के किए सिर्फ 25 मिनट है एंड आई थिंक आप इसे गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हम इतना बोल अन्या सीट को एक रहस्यमय मुस्कान देती है और वापस से सिर सीट से आराम से टिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। सीट तो बस अन्या की बातों और उसके अंदाज को देखते रह जाता है। अन्या का वो बॉसी अंदाज सीट के मन में एक अलग ही मजे दे रहा था। वो उसकी तरफ न चाहते हुए काफी अट्रैक्ट हुए जा रहा था। वो अन्या को एक नज़र देख मुस्कुराते हुए अपना सीट बेल्ट लगता है और एक झटके में अपनी कार स्टार्ट किए वहां से निकल जाता है। इन बीच सीट को होश ही नहीं था कि उसने नीतिया को नहीं मैसेज किया न ही कॉल कर उससे इन्फॉर्म किया। अन्या बस अपनी आंखें बंद कर बस सोने का प्रिटेंड कर रही थी और सीट जिससे पता था कि अन्या सो नहीं रही है बट फिर भी उसके पास ही होना उससे अच्छा लग रहा था। दोनों रास्ते थोड़े खामोशी में बीत रहे थे कि अचानक ही सीट की नज़र अपने पीछे आते मिरर में से दो गाड़ियों पे पड़ी जो न जाने कब से उनका पीछा कर रहे थे। ये देख सीट तो थोड़ा आचका सा लगा। वो थोड़ी गौर से देखने की कोशिश करता है तो उससे इस बात का आभास हो जाता है कि वो कोई गुंडे हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं कब से। ये देख वो एक नज़र अन्या को देख अपनी स्पीड थोड़ी तेज किए थोड़े फिक्र से कहता है, मिसेज चौहान, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, शायद कोई पीछे पड़ा है हमारे। अन्या सीट की आवाज़ सुन एक झटके में अपनी आंखें खोल सीट की तरफ सिर कर देखती है। वो अपनी स्पीड बढ़ता हुआ उनसे पूछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। फिर अन्या अपने तरफ के साइड मिरर से उन गाड़ियों को देख बेफिक्र आवाज में बड़े आराम से कहती है, हाँ मुझे पता है, ये उन प्लॉट के गुंडे हैं जिसका काम अभी अभी शुरू हुआ है, मुझे मरने आए हैं। डोंट वरी, मैं कह दूंगी मिस्टर रहेजा आपको कुछ नहीं करेंगे। इतना बोल अन्या सीट को एक छोटी मुस्कान लिए देखती है तो सीट का जैसे माथा घूम जाता है। वो हैरान परेशान नजरों से अन्या को देखता है कि ये है क्या चीज़। उससे मारने के लिए गुंडे पीछे पड़े और ये बड़े आराम से उससे कौन है, क्या करना चाहते हैं उसकी खबर दे रही है और उनसे बात कर उससे बचाने का कह रही है। सीट का दिमाग तो जैसे अन्या की बातों में ही अटक था कि अचानक ही हमला अब शुरू हो जाता है। एक पत्थर जैसी चीज सीधा सीट की साइड मिरर पर लगती है जिससे एक पल में मिरर चकनाचूर हुए आवाज में कहीं बहने लगता है, जिससे सीट तो देख थोड़ा परेशान होता है पर अन्या के चेहरे पर एक सिकन नहीं आती। वो बड़े आराम से जैसे इस हमले के मजे ले रही है। सीट जल्दी से कार की स्पीड बढ़ता है कि दोबारा उनके पीछे के दरवाजे का विंडो ब्रेक हो जाता है। दोनों तरफ से अब वो लोग दिन दिहाड़े निकल कर गुंडे उन पर हमला कर रहे थे क्योंकि जिस इलाका में सीट अन्या को लेकर आया था वो इस वक्त थोड़ा सुनसान था, जहां इस वक्त दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। एपिसोड 296। सीट जल्दी से कार की स्पीड बढ़ता है कि दोबारा उनके पीछे के दरवाजे का विंडो ब्रेक हो जाता है। दोनों तरफ से अब वो लोग दिन दिहाड़े निकल कर गुंडे उन पर हमला कर रहे थे क्योंकि जिस इलाका में सीट अन्या को लेकर आया था वो इस वक्त थोड़ा सुनसान था, जहां इस वक्त दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। सीट जल्दी से अपनी कार की स्पीड लगातार बढ़ा रहा था पर वो गुंडे जैसे उनके हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। अन्या की साइड से एक कार आगे बढ़ते हुए उनके साथ चलने लगती है। ये देख अन्या अपने हाथों को अपने चीन कर टीका अपने चिन और गालों पर उंगलियां फेरते हुए उन कार की तरफ काफी आराम से कहती है, मिस्टर रहेजा आपको क्या लगता है इस कार में कितने आदमी होंगे? मेरे ख्याल से 3-4 से जायद नहीं होंगे और हथियार भी कुछ आम से नहीं लग रहे हैं। अन्या की बात सुन सीट थोड़े गुस्से में अन्या की तरफ देख कहता है, मिसेज चौहान आप पागल हो गई है क्या? यहाँ हम मुसीबत में हैं, आपकी जान खतरे में है और आपको इन आदमियों की काउंटिंग और हथियार की क्वालिटी से मतलब है। अन्या सीट की बातें सुन उसकी तरफ अपना सिर घुमाकर उसके तरफ देख बड़े रिलैक्स टोन में कहती है, ऑफ कोर्स अब मिसेज अन्या रुद्रराय चौहान को मारने हैं तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मैटर करती है। अन्या के ऐसे बोलने पर सीट उससे काफी अजीब नजरों से देखता है तो अन्या को तो जैसे उसके नजरों और सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आंखों में एक चमक लिए सीट तरफ अपने आईब्रो उचकते हुए एक छोटी मुस्कान देती है। अन्या का ये करना सीट काफी कंफ्यूज कर रहा था। वो कुछ कहता कि उसकी नज़र अन्या के पीछे से होते हुए उसके साइड विंडो पर जाती है, जहां उस कार से एक आदमी निकल अन्या के विंडो की तरफ एक रोड मरने की कोशिश करता है और लक की हवा में 2-3 बार वॉर करने की कोशिश में वो रोड काफी जोर से विंडो पर लगती है कि सीट जल्दी से एक हाथ से स्ट्रिंग संभालते हुए अन्या को अपने तरफ खींच उससे अपने सीने में छुपाते हुए साथ में चीखता है, संभाल वाइफी। एक पल की सिचुएशन में तो सीट की दिल की धड़कन आसमान छूने को थी।
वो काश कर अपने एक हाथ से अन्या को जकड़े उसे अपने सीने में छुपा अपनी कार की स्पीड काफी तेज करता हुआ कार को वहां से भागा देता है। इस सिचुएशन में अन्या तो एक पल को हैरान हो गई, पर हैरानी उससे हमला होने पर नहीं और न ही सीड को बचने पर थी। उससे हैरानी थी तो रुद्र के उस शब्दों पर जो अभी अभी उसने अन्या को पुकारा था। वाइफी, पूरे 4 साल अन्या ने इस आवाज शब्द को मिस किया था, उस एहसास को मिस किया था जिससे अन्या महसूस करती थी, उस हक को, उस प्यार को मिस किया था जब रुद्र उससे इस पुकारा करता था। अन्या अब भी सीड के सीने से लगे अपनी नजरें उठाकर प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। इस वक्त अन्या की आंखों में हल्की नमी चाह गई, तो वही होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान। उस एक शब्द ने जैसे अन्या को हर पल जीने की उम्मीद दी हो, जैसे वो बस अब इंतजार कर रही थी उन शब्दों के साथ, उन निगाहों में भी वो एहसास देखने का जिसके लिए वो ना जाने कब से बेकार थी। सीड कार काफी स्पीड और जल्दी में भागते हुए रास्ता बदल लिया था, जिसकी वजह से वो गुंडे शायद कुछ पालों के लिए पीछे रह गए थे, पर अब तक छूता नहीं पीछा, क्योंकि यहाँ से निकलना एक ही रास्ता था जिससे के लिए वो लोग उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। और लक अन्या के साइड की विंडो टूटी नहीं थी, बस हिट करने की वजह से बहुत बड़ी सी क्रैक आ चुकी थी, इसलिए वो दोनों सेफ थे। सीड थोड़ा दूर आते हुए अपनी नज़र नीचे कर खुद की सिचुएशन और अन्या को यूं देख एक पल यूं उन आंखों को देखता रह जाता है, फिर वो धीरे से अपना हाथ हटाते हुए कहता है, सॉरी, वो मैं बस जल्दबाजी में, आई एम सॉरी। अन्या सीड को दोबारा अनजनबी एहसासों में उससे देखते हुए पाकर थोड़ी निराश तो हुई, लेकिन उसने खुद के हौसला नहीं छोड़ा। एक छोटी सी किरण भी उसके लिए आज जैसे काफी थी। वो बस सीड की तरफ देख अपना सिर हिला देती है। सीड थोड़ा अलनेस को हटाते हुए कहता है, आप मिसेज चौहान, आप अकेले क्यों हैं? आपके गुड्स का है और जियान कहाँ है? आप उन्हें कॉल करें, आपकी जान को खतरा है। मुझे नहीं लगता हम जाए टाइम तक ऐसे बच पाएंगे। सीड की बात सुन अन्या उसकी तरफ देख एक डेविल स्माइल लिए कहती है, मैं अकेले कहाँ हूँ मिस्टर रहेजा, आप हैं मेरे साथ। एंड जहाँ तक इस सिचुएशन की बात है तो आपको मेरी सेफ्टी पर ध्यान देने चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। अन्या की बात सुन सीड चौंकते हुए कार साइड में मोड़ एक खाली जमीन पर जोर की ब्रेक लगाते हुए कहता है, व्हाट? आप क्या चाहती है? मैं एक गुंडों से लाडू? अन्या उसकी बात सुन बड़ी भोली सूरत बनाए अपना सिर हाँ में हिलाती है। ये देख सीड उचकते हुए अन्या को देख कहता है, मिसेज चौहान आप पागल हो गई है, मैं उनसे लड़ूंगा। मानता हूँ मैं डील के लिए आपके पीछे पड़ा था, बट इसका मतलब नहीं कि आप उसके बदल मुझे ऐसे बाली चढ़ा कर लेगी। आफ्टर ऑल मैंने आपसे मौका मांगा था, ये नहीं। अन्या सीड की बात सुन तपाक से कहती है, मिस्टर रहेजा क्या हुआ, आप डर गए क्या? अन्या की बात सुन सीड की भौएं तन गई। वो अपने कंधे और भौएं तानते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं क्यों डरूंगा? सीड के ये कहने पर अन्या एक मुस्कान में साथ अपने साइड मिरर में एक नज़र देख अपने साइड के डोर का अनलॉक करते हुए एक मुस्कान लिए कहती है, तो ठीक है मिस्टर रहेजा, बातें तो बहुत हो गई, नाउ अब एक्शन का वक्त है। सीड अन्या में बातों का मतलब जल्दी से समझ पता कि उसकी नज़र अन्या की तरफ की साइड मिरर पर पड़ जाती है, जहां से उन गुंडों की कार दिखाई दे रही थी और साथ ही 2 आदमी हाथों में हथियार लिए अन्या की कार के साइड बढ़ रहे थे। ये देख तो सीड के माथे पर बल पड़ गई, क्योंकि अब तो अन्या ने उन्हें साफ तौर पर मौका दे दिया था। अपने साइड का दरवाजा अनलॉक करके वो कभी एक नज़र अन्या को देखता, जिसकी निगाहों और माथे पर एक भी डर की सिकन नहीं था, तो दूसरे नज़र उस मिरर में अन्या की तरफ बढ़ते हुए खतरे को देखता है। सिचुएशन काफ़ी अजीब हो रखी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो लड़ेगा पर कैसे? उससे फाइट थोड़ी आती है। पर अन्या की तरफ बढ़ते हुए खतरा उससे काफ़ी ज्यादा बेचैन कर रहा था कि आखिर वो क्या करे। पर अब तक खतरा काफ़ी करीब आ चुका था। वो गुंडे अन्या की तरफ का दरवाजा जैसे ही खोलते हैं कि अन्या को दबोचने के लिए किसी एक झटके में काफ़ी जायद फुराती के साथ अन्या के ऊपर जैसे आता हुआ काफ़ी गुस्से उन गुंडे का हाथ दबोच लेता है। उस पल में अन्या अपनी आंखें उठाकर सीड का चेहरा देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान चाह जाती है। होठों पर धीरे से एक लफ्ज होता है, रुद्र। हाँ रुद्र, क्योंकि इस वक्त सीड जो कि रुद्र है वो जैसे अपने रुद्र राय चौहान के रौद्र रूप में था। आंखों में वही गुस्सा जो किसको भी ताबा करने के लिए काफ़ी था, माथे पर वही गुस्से में बनी रेखाया। रुद्र की धड़कने इस वक्त उसके अंदर के ज्वाला को काफ़ी जायद भड़का रही थी। मोहाल पल भर में उसकी एक नज़र में जैसे डरवाना सा हो गया। सीड एक झटके में अन्या को प्रोटेक्ट करता हुआ उस आदमी का जैसे हाथ हल्का ट्विस्ट करते हुए उससे हल्का दूर करता है और एक झटके में दूर ले जाते हुए पास खींच उसका सिर पीछे वाले दरवाजे से जोड़ कर दे मारता है।
जिसकी वजह से वो आदमी वही ढेर हो जाता है। सीड उस आदमी को ठिकाना लगा जैसे ही अन्या की तरफ अपनी गुस्से भरी निगाहें करता है तो आज अन्या को उसका गुस्सा भी काफी अच्छा लगता है। वो अपनी आईब्रो और कंधे साथ में उचकते देख एक टेडी छोटी सी उससे मुस्कान देती है। अन्या की मुस्कान उसकी आंखों की चमक सीड के लिए काफी थी। वो अपना वही हाथ जिससे कुछ देर पहले उसने दबोचने के लिए इस्तेमाल किया था, वो आगे बढ़ाकर अन्या के चेहरे की ओर एक खोए हुए अंदाज में ले जाता है और अपने उंगलियों की पो से जैसे ही होले होले उसके होठों को छूता हुआ वो एक दूसरे की आंखों में देख एक दूसरे के एहसासों में डूबते की पर तभी उनके कानों में और गुंडों की आवाज पड़ती है, जिससे देख सीड भोए वापस से तन जाती है। एक गुंडा अन्या पर वापस जैसे हमला करने वाला था कि सीड वो अपना जैसे एक्शन मोड ऑन करते हुए एक जोर की लात उसके पेट के नीचे मरता हुआ बड़े एक्शन के साथ कार से बाहर निकलता है और अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करते हुए उस गुंडों को एक एक कर धोना शुरू कर देता है। अन्या तो बस देखते रह जाती है, वो तो जैसे खुद के ही पति पर ख्याल हुए जा रही थी। रुद्र के वो मस्क्यूलर बाइसेप्स उसकी फोल्ड स्लीव्स के साथ इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे कि अन्या का मान बार बार जैसे ढोल सा रहा था। वो तो बस उस बाहों में अब लिपना चाहती। वो अपने होठों पर रुद्र के स्पर्श को महसूस करते हुए अपने जीभ फिरा बस उससे तक रही थी। अन्या तो जैसे इस फाइट सीने में भी रोमांस करने के मूड में थी। वो खुद ही हरकतों पर ही झेपते हुए अपना सिर पर एक चपत लगाते हुए बस हल्का मुस्कुरा देती है। तभी उसकी नज़र सीड के मोबाइल पर जाता है, जो इस वक्त वाइब्रेट कर रहा था, जिससे देख तो अन्या की भौएं तन जाती है। वही दूसरी तरफ सीड एक एक कर उन गुंडों को धो रहा था। वो गली और प्लॉट के छोटे मोटे गुंडे थे, जिसके पास ताकत थी पर जायज स्किल नहीं थी। सीड आसानी से उन सबको धो रहा था। सीड यानी रुद्र की फाइटिंग स्किल बहुत ही बढ़िया थी, इसलिए कोई भी टिक नहीं पा रहा था। कुछ ही पालों में सारे गुंडे ढेर हो गए और जमीन पर इधर उधर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गए। ये देख अन्या कार से बड़े स्वैग के साथ निकलते हुए एक धीमी ताली बजाते हुए आगे बढ़ती है, वो जैसे उसकी तारीफ कर रही हो। सीड की भी निगाहें अन्या से जा मिलती है। जैसे सिचुएशन में जैसा अन्या रिएक्ट कर रही थी वो सीड की सोच से परे थे। वो अन्या की तरफ बढ़ता कि अचानक ही नीचे से एक गुंडा उसका पाँव पकड़ खींच लेता है, जिससे संभालते हुए सीड हल्का मिसबैलेंस हो जाता है और दूसरा गुंडा इसका फायदा उठाते हुए एक जोर का मुक्का सीड के चेहरे पर जड़ देता है। ये देख सीड गुस्से में उस गुंडा का हाथ पकड़ पीछे से लगाकर ट्विस्ट करते हुए एक जोर का मरता है, जिससे वो वही ढेर हो जाता है। सीड सबकी वॉट लगते हुए एक नज़र जमीन पर देख अन्या की तरफ बढ़ जाता है और उसके सामने जा खड़ा होता है। अन्या ऊपर से नीचे तक उसकी हालत देख अपने होठों को गोल गोल कर एक तरसा भरी आवाज निकल कहती है, छू 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 छू। आई मस्ट से मिस्टर रहेजा काफी जोर की लगी आपको। इतना बोल अन्या अपने एक हाथ को बढ़ाकर उंगलियों से उसके खून को होले से पोंछती है, जिससे हल्का से सीड के मुंह से आह भरता है। एपिसोड 297, सिड की जालन इन हाई लेवल। अन्या अपने एक हाथ को बढ़ाकर उंगलियों से उसके खून को होले से पोंछती है, जिससे हल्का से सीड के मुंह से आह भरता है। सीड अब थोड़े गुस्से अन्या की तरफ देख उसका हाथ पकड़ उसे अपने एक झटके में करीब करते हुए काफी गुस्से में कहता है, तुम मेरे समझ से परे हो। ये क्या था? तुम्हें कुछ आइडिया भी है? अभी अभी तुम्हारी जान खतरे में थी और तुम यहाँ कुछ करने की जगह बस मजे ले रही थी। अरे यू हो ना मेड, अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचा सबका क्या होता, रुद्रांश का क्या होता, मेरा क्या होता। एक बच्चे की माँ होकर ऐसे बच्चों वाले हरकतें तुम्हें अच्छा लगता है? अभी जो हुआ उसमें अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इस दुनिया में आग लगा देता, समझी? सीड अपने गुस्से में भरे अन्या पर अपने गुस्से और फिक्र जाहिर करते हुए उस पर भड़क रहा था, पर आज अन्या को जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। वो बस प्यार भरी नजरों से सीड की गुस्से के भरी आंखों से देख रही थी। कितना सुकून था इस डांट और गुस्से में भी, जिससे अन्या जिंदगी भर सुनने को तैयार थी। लाइफ भी अलग अलग फेज दिखाती है, जहाँ गुस्सा और डांट भी एक अलग ही एहसास दिए जाते हैं। सीड की नज़र जब अन्या पे पड़ती है तो एक पल चुप सा हो जाता है, फिर खुद ही हरकतों और बातों पर रियलाइज करते हुए वो धीरे से अन्या को छोड़कर उसे अपनी नज़रें फिर खुद के गुस्से को काबू करते हुए अपनी मुठिया काश लेता है और एक दो लंबी लंबी सांसें लिए वो खुद को संभलने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में अब वो सारी बातें घूमने लगी जो उसने अन्या से कहा था, अनजाने में ही सही, लेकिन उसने अन्या को अपना कहा था, उसे डांटा था, उससे अपनी फिक्र जाहिर की दर जाहिर किया था। सब काफी अजीब एहसास दे रहा था इस वक्त उससे। सिर अपना सिर पकड़ खुद को जैसे संभलने की कोशिश करता है। सीड की ये हरकत देख अन्या मुस्कुरा देती है
सीड अन्या से नजरें मिलने की कोशिश करते हुए थोड़े धीमी आवाज में कहता है, सॉरी सॉरी। अन्या सीड की बात सुन अपने आंखों की अपना काला चश्मा कूल चढ़ते हुए बड़े एटीट्यूड में कहती है, यू मस्ट बे मिस्टर रहेजा। आपके इस एक्शन सीन में आपने अपने कीमती अन्या अपने हाथ में बंदी घड़ी को दिखाते हुए 25 मिनट लॉस कर दिए। अफसोस। सो डील इज फॉर नाउ ओवर। अन्या की बात सुन सीड थोड़े अचंभे भाव लिए देखता है तो अन्या उससे एक डेविल स्माइल दिए जाने लगती है। ये देख सीड जल्दी से उसका हाथ पकड़ कहता है, क्या? बट इसमें मेरी गलती नहीं थी, वो गुंडे मैंने नहीं बुलाए थे। देन बिना मौका दिए ये डील कैंसिल नहीं कर सकते आप। अन्या सीड की बात सुन एक नज़र उसके हाथों को देख जिसने अन्या के हाथ पकड़ हुआ था, कहती है, मिस्टर रहेजा आपने मेरी बातों पर गौर नहीं किया। मैंने कहा फॉर नाउ मीन्स अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं। वैसे मैं दूसरा मौका देती नहीं बट आपने मेरी जान बचाए और साथ ही डांट भी दिया। अन्या ताने भरे लहजे में कहती है तो सीड थोड़ा झेप जाता है, पर अन्या आगे अपने एटीट्यूड वाले अंदाज में कहती है, कोष्टक योजक चिन्ह, तो ये डील आपकी हुई। टुमारो मॉर्निंग माई प्लेस माई केबिन बे ऑन टाइम। इतना बोल अन्या मुस्कुराते हुए उससे हाथ दिखाकर उंगलियों को हिलाते हुए बाय कहती हुई दूसरी साइड बढ़ जाती है। सीड तो बस अन्या को एक पल देखते रह जाता है। अन्या कब क्या कर जाए, सच में उसकी समझ से पड़े हुए जा रहा था। ये आचक उसकी कार में इंतजार करना, एक वक्त के तहत मौका देना, फिर ये गुंडे का पीछे पड़ना, फाइट अन्या का जाना बच जाते जाते उससे डील बिना किसी मेहनत के दे देना, सब उसके लिए एक आचार्य से भरा था। वो अन्या को एक टैग देखे जा रहा था। वो अन्या को रोक पता या कुछ कह पता, उससे पहले ही अचानक ही हवा तेज चलने लगती है और आसपास की धूल उसके आंखों में आने लगती है। वो बड़े मुश्किल से अन्या को देखने की कोशिश करता है, तभी ना जाने कहाँ से अचानक ही चोपर के पंखे की आवाज आने लगती है। कुछ पल में अन्या का चोपर वहां रुकता है, जिसमें से जियान जल्दी से निकल अन्या के लिए सिर झुकाते हुए दरवाजा खोलता है। अन्या उसमें बैठ तुरंत ही वहां निकल जाती है और पलक झपकते हुए हवा हो जाती है। अन्या का आना और जाना दोनों ही उसके समझ से पड़े हुए जा रहा था। चोपर में अन्या एक नज़र सीड को देख कहती है, बहुत जल्दी रुद्र आप मुझे दोबारा इस नाम से पुकारेंगे, बहुत जल्द, मुझे इंतजार रहेगा आपका होने का हमेशा के लिए। इतना बोल अन्या अपने पास से एक पैकेट निकलती है जिसमें एक छोटी सी डिब्बी में सीड का ब्लड होता है, जिससे अन्या ने बहाने से सीड के खून पोंछने के वक्त उसमें स्टोर किया था। अन्या उस पैकेट को एक नज़र देख जियान की तरफ पास करते हुए कहती है, जियान टेक टी सेंट तो थे डॉक्टर। एंड हाँ याद रहे इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, हम तीनों के अलावा। जियान अन्या की बात सुन हमें सिर हिलाता है और उस पैकेट को अपने पास रख लेता है। फिर कुछ सोचता हुआ फिकर कहता है, बट बॉस मुझे एक बात नहीं समझ आई, अगर हमें ये सिचुएशन लानी ही थी तो हमने अपने गुड्स अपने आदमी क्यों नहीं यूज़ किए? इसमें आप पे और बॉस पे खातर कम हो सकता था। आपने जानबूझकर ये खबर अपने दुश्मनों तक क्यों दी, ताकि वो हमला कर सके? इस हमले कुछ भी जायद हो सकता था। अन्या जियान की बात सुन सीरियस अंदाज में कहती है, क्योंकि वो रुद्रराय चौहान है और उन्हें हराना आसान नहीं है। भले ही उन्हें कुछ याद नहीं बट उन्हें अपनी काबिलियत पता है। एंड अगर हमारे आदमी होते तो शायद उन पर उस तरफ हमला नहीं कर पाते जैसे उन्होंने किए हैं। और ये हमाल भी एक रियल लगना चाहिए थे, ताकि किसी को खबर भी हो तो शक नहीं होना चाहिए था। जियान तुम्हें याद है ना, हमने 2 बार रुद्र का डीएनए टेस्ट करवाना चाहा बट हर बार हमारे दुश्मनों को खबर लग गई और उन्होंने रिजल्ट हम तक पहुंचने नहीं दिया। बेदी परिवार के अलावा भी कोई है जो हम पर चील की तरह नज़र रखे हुआ है और उसका पता मुझे जल्द से जल्द चाहिए। मैं रुद्र की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। इस बार सिचुएशन हमारे हक में होगी। अन्या की बात सुन जियान हामी में सिर हिलाता हुआ किसी काल करता है। वही दूसरी तरफ सीड अब तक आसमान की ओर देख कुछ सोच रहा था कि तभी एक कार काफी स्पीड में उसके बगल में जा रुकती है, जिसके आवाज से सीड का ध्यान उस कार की तरफ जाता है। सीड उस कार को देख ही एक पल में पहचान जाता है, इसलिए वो जायद तवाजो ना देते हुए इग्नोर करते हुए अपने कार की तरफ बढ़ता है। उस कार में और कोई नहीं, नीतियाँ थी। नीतियाँ जल्दी से कार से निकल सीड के पास आते हुए उसकी हालत देख फिक्र और परेशानी से भरे भाव लिए कहती है, सीड ये क्या हुआ तुम्हें? ये चोट। नीतिया सीड के चोट को छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ती है कि सीड अपने कदम पीछे कर नीतिया का हाथ रख रोक थोड़े रूखे स्वर में कहता है, मैं ठीक हूँ नीतिया, कुछ नहीं हुआ। नीतिया सीड के बिहेव में पहले के कंपेयर में काफ़ी चेंज महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से उसका गुस्सा और नफरत अन्या के लिए बढ़ते ही जा रहा है। वो एक नज़र आसपास देख शक भरी निगाहों से कहती है, सीड तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
इस सुनसान जगह पर अकेले। तुम अकेले आए थे, और ये चोट कैसे लगी? नीतिया की बात सुन सीड एक नज़र अन्या के ख्यालों को सोच कहता है, कुछ नहीं नीतिया, बस सोचा था कि डील होने से पहले प्लॉट का एक जायगा ले लूं, इसलिए आया था। बट रास्ते में कुछ गुंडे पैसों के चक्कर में पीछे पड़ गए थे, उसी के वजह से, और कुछ नहीं। सीड की बातें न जाने क्यों नीतिया को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। वो शक भरी निगाहों से सीड को देख पूछने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम ऐसी जगह, मतलब अकेले आए थे? नीतिया के ऐसे कहने पर सीड उससे आंखें चढ़ाए देखता है तो नीतिया जल्दी से बात संभले कहती है, मेरा मतलब है तुम मुझे कहते हम साथ आते यहाँ। तुम्हें पता है ना मुझे कितनी फिक्र होती है तुम्हारी, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती कभी। नीतिया की बात सुनकर भी सीड जैसे उससे पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहता है, इसकी जरूरत नहीं थी नीतिया, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट और डील बोथ की जिम्मेदार तुम्हारे पापा ने मुझे दी है, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अब घर चले, मुझे अंकल से जरूरी काम है। नीतिया सीड की बात सुन बस हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है जैसे तुम कहो, चलो मेरी कार में चलते हैं। इस कार में जाना ठीक नहीं होगा, मैं ड्राइवर को बोल उससे गराज में भेजवा दूंगी। सीड नीतिया की बात में हामी भरते हुए कहता है, ठीक है चलते हैं, मैं बस अपना फ़ोन लिए आता हूँ कार से। इतना बोल सीड आगे बढ़ जाता है तो नीतिया वापस उससे रोकते हुए कहती है, सीड तुम रहने दो, मैं ले आती हूँ, तुम कार में जाकर रेस्ट करो, तुम्हें चोट भी आई है। नीतिया की बात सुन सीड एक नज़र नीतिया को देख उसके कार की तरफ बढ़ जाता है। नीतिया सीड की कार की ओर बढ़ते हुए एक नज़र आसपास देख सोचती है, क्या मैं बेबुनियाद शक कर रही हूँ? वो अन्या सीड के साथ कैसे हो सकती है? वो तो मुझे दिखाई भी दे रही है, आते वक्त भी नहीं। सीड तो यहाँ अकेला है, वो उसके साथ नहीं था, लेकिन वो कॉल, वो मैसेज, शायद मैं बेवजह ही जायद सोच रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नीतिया अपने ही बातों में खुद को तसल्ली दिए सीड की कार ओपन कर उसका मोबाइल लेती है, और साथ ही एक नज़र सीट और आसपास फिर अपनी तसल्ली पर बेफिक्र हुए वो गहरी सांस लिए सीट की कार को लॉक करती है और अपने कार की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन तभी उससे सीट के फ़ोन में किसी नोटिफिकेशन के वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से नीतिया की नज़र उसके फ़ोन के लॉक स्क्रीन पर चली जाती है। उस स्क्रीन को देख जैसे नीतिया शॉक सी हो जाती है, क्योंकि सीट के लॉक स्क्रीन पर इस वक्त अन्या की तस्वीर लगी थी, जो अन्या ने जानबूझकर कार से निकलने से पहले क्लिक कर सेट किया था। क्योंकि जब अन्या कार में बैठी थी तभी नीतिया का सीट को कॉल आया था, जिसके बाद अन्या ने जानबूझकर नीतिया तंग करने के लिए कॉल पिक कर कट किया था और जानबूझकर नीतिया को छेड़ने के लिए अपनी फ़ोटो सेट की थी, जिससे देख नीतिया को साफ पता चल रहा था कि कुछ देर पहले अन्या सीट के साथ थी। ये देख तो नीतिया का जैसे पारा ही चढ़ने लगता है। उससे अन्या के साथ साथ अब सीट पे भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने भी उससे कुछ नहीं कहा और न बताया इस बारे में। वो गुस्से में फ़ोन को अपने मुट्ठी में भरते हुए कार की तरफ बढ़ जाती है, जहां सीड अपना सिर टिकाए अपनी आंखें बंद कर बैठा था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक खामोशी भरी सुकून थी, जो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ये देख नीतिया को और गुस्सा आता है कि इतने सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो सुकून, वो एहसास को जज्बात हासिल नहीं कर पाई। सीड की नज़र जो अन्या की कुछ झलक ने ही कर दिखाया। नीतिया ने सीड से कुछ कहा नहीं, लेकिन अब उसकी नफरत आसमान छूने लगी थी। वो अन्या से बेहद नफरत करने लगी थी और अब सिर्फ बदला लेना चाहती थी। कार में बैठे एक इंसान के मन सुकून तो दूसरे मन में आग था, जो न जाने अब किससे तबाह करने को तैयार था। कुछ पल में सीड और नीतिया घर पहुंच गए। सीड ने सबसे पहले अन्य से मिलने वाली डील की खबर मिस्टर राजवेंद्र बेदी को दिया, जिसके बाद तो अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। उन्होंने तो सीड को गले से लगाकर उसकी बहुत तारीफ की, तो वही नीतिया को कोई खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि अब तो उसकी खुशी धीरे धीरे छीनने जो लगी थी। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। सीड मिस्टर बेदी से और सारी बातें पे डिस्कस कर कल की मीटिंग की तैयारी के लिए अपने कमरे में चला जाता है। कोल्ड शावर लिए वो अपने बालों को टॉवल से सूखते हुए सोफे पर आराम से बैठ आज के बारे में सोचने लगता है। एक दिन में इतना कुछ हो गया कि सोचने का वक्त न मिला। अन्या की बातें, उसका एटीट्यूड, उसका अंदाज सीड के जेहन में धागों में जैसे पियो जा रहा था। वो अपने होठों अपने उंगलियां फिकरते हुए सोचते हुए सराद आवाज में रिलीव्ड फेस कहता है, वाइफी। इस एक शब्दों को कहकर सीड के चेहरे को भाव थे वो कुछ अलग ही थे। वो मुस्कुराते स्माइल हुए अपनी आंखें बंद कर आराम से सोफे से अपना सिर टिकाकर अन्या के ख्यालों में जैसे खो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, चौहान इंडस्ट्री। सुहाना चौहान इंडस्ट्री के बाहर खड़ी अपलक उस बिल्डिंग को देख रही थी। वो बिल्डिंग बड़े बड़े होटल,
से भी जायद शानदार था। उससे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, अंदर जाए कि न जाए। यही सब सोच सुहाना अपने नाखून चबाते हुए कोल्ड स्वेट खुद से कहती है, यार सुहाना आज तो गई, लेकिन अब करेगी क्या? यहाँ तो कदम कदम पर सैनिक तैनात है, वो भी गोले बारूद लिए। ये तो उस अभय गोयल के होटल में एंट्री करने भी जायद मुश्किल लग रहा है। पर सुहाना तू हार नहीं सकती, तू भूल मत, तुझे उस अभय गोयल से बदला लेना है, मिलना तो पड़ेगा ही नहीं। यही सारी बातें सोचते हुए सुहाना धीरे धीरे कदमें आगे बढ़ते हुए बड़े गौर से आसपास देख रही थी। सुहाना रिसेप्शन को देख हिम्मत बनाते हुए पूछती है, एक्सक्यूज मुझे मिसेज अन्या राय चौहान मिलना है। सुहाना की बात सुन उस रेसिपिटेनिस्ट एक नज़र ऊपर से नीचे तक सुहाना को थोड़े अचंभे से देख कहती है, श्योर मैम, बट मैं क्या जान सकती हूँ, क्या आपकी कोई अपॉइंटमेंट है उनके साथ? अपॉइंटमेंट का जिक्र सुन सुहाना बड़े मासूमियत से नमे सिर हिलाती है तो वो रेसिपिटेनिस्ट बड़े पोलाइट वे में कहती है, सॉरी मैम, बट ऐसे ही हम आपको मिलने नहीं दे सकते। अगर आपको काम या मैसेज तो आप हमें बताएं, हम मैम को या अमन सर को डिलीवर कर देंगे। रेसिपिटेनिस्ट की बात सुन सुहाना सोचने लगती है कि वो अब क्या मैसेज दे और कैसे अपना काम बताए कि उससे यहाँ कंप्लेन करनी है तो सब पागल नहीं समझेंगे, पुलिस स्टेशन की जगह यहाँ आ गई हूँ। यही सब सोच सुहाना अपने ही सोच में इधर उधर देख कुछ तिगारम लगने का सोचती है कि तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर टैप करता है। ये देख तो सुहाना की जैसे चौंकते हुए थोड़ी हड़बड़ा जाती है। वो हड़बड़ हुए पिछले पलट हाथ जोड़कर कहने लगती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। सुहाना ऐसे बोलते हुए जैसे ही अपने समझने खड़े शख्स को देखती है तो वो दुगनी शौक हुए थोड़े तेज आवाज में कहती है, तुम। सुहाना का तुम आसपास के सारे लोगों को उससे देखने पर मजबूर कर देता है, पर सुहाना तो अभी भी अपनी आंखें बड़ी हैरानी से सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि अभय था। अभय आज किसी काम से अन्या ने मिलने आया था, किसी होटल के लैंड के सिलसिले में। वो जैसे ही अन्या से मिल वापस जा रहा था कि उसकी अचानक ही नज़र सुहाना पर पड़ती है, जिससे देख तो अभय की तो भौएं तन जाती है। उससे वापस से वो किस याद आने लगती है जिससे कितनी मुश्किल से वो भूलने की कोशिश कर रहा था। वो एक पल वापस से उसके जहन में चलने लगा था। वो सुहाना को इग्नोर कर जाना तो चाहता पर न जाने क्यों नहीं गया, और जैसे ही उसके कानों में अन्या के बारे में पूछते हुए सुहाना को सुनना तो उसके कान खड़े हो गए, इसलिए सीधा सुहाना के पास आता है। पर सुहाना तो पहले उससे देख डरी है, फिर काफ़ी जोर की चीख मरते हुए हैरान नज़रों से देखती है। सुहाना के ऐसे चिल्लाने पर सबकी निगाहें उन पर होते देख अभय सबसे एक्सक्यूज कर सुहाना का हाथ एक झटके में बाहर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अन्या के केबिन में अन्या और सीट टेबल के आमने सामने बैठे प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे और अपने काम की बातें कर रहे थे। कुछ घंटों की मीटिंग खत्म होने के बाद अन्या उससे फाइल पास करते हुए कहती है, मिस्टर रहेजा, आई एम श्योर कि आपको टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे फाइनल प्रेस्टेशंस जल्द से जल्द चाहिए ताकि मैं अपने बाकी मेंबर अप्रूवल दे सकूं। अन्या की बात सुन सीधा में सिर हिलाता हुआ कुछ और बातें करता ही है कि तभी अन्या के केबिन का डोर नॉक होता है, जिससे देख अन्या परमिशन देती है तो अमन अपने एक हाथ में फाइल और दूसरे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत फॉलोअर का बुके लिए अंदर आता है। अन्या अमन के हाथ में बुके देख थोड़े आश्चर्य से कहती है, व्हाट दिस अमन? अमन वो बुके अन्या की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बॉस ये आपके लिए आया है, भेजने वाले न नाम नहीं बताए। ये सुन अन्या कंफ्यूज हुए कहती है, व्हाट? तुमने पता नहीं, तुमने पूछा नहीं कुछ? क्यों, किस लिए? अमन, बॉस मैंने पूछा तो उस डिलीवरी मैन ने बस इतना कहा कि जब आप इस फूलों को प्यार छुएगी तो आप खुद जान जाएगी। ये सुन अन्या के साथ सीट की भौएं तन गई। वो कब से उन फूलों पर घूर रहा था। अन्या को ये मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, इसलिए वो अपने हाथों में उस बुके को लिए आसपास कर देखने लगी कि ये किसने भेजवाया। वो फॉलवेयर काफी सुंदर और खुशबूदार थे, जिससे अन्या का जैसे मूड लाइट अप हो गया था। अन्या बड़े प्यार से उन फूलों को छू मुस्कुरा दी। तभी उसके जेहन में इन फूलों को छूने के बाद एक ही नाम आया, जिसके बाद उसने अपना फ़ोन झट से उठा, सबसे एक्सक्यूज कर खिड़की के पास आते हुए एक नंबर डायल करती है। 2-3 घंटे में ही कॉल दूसरी साइड से उठ जाता है और उधर से एक मर्दानी कारक लेकिन स्वीट सी आवाज़ आती है, हमारा पहागम मिल गया मैडम आपको। अन्या ये बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, जी बिल्कुल, पर क्या मैं पूछ सकती हूँ ये पैगाम किस खुशी में आया है? दूसरी साइड के तरफ से हंसते हुए आवाज़ आती है, आज ये पैगाम हमारी मोहब्बत में आया है। वो कहते ना, खुशबू ने फूलों को एक एहसास बनाया है, फूल ने बागों को कुछ खास बनिया है, चाहत ने मोहब्बत को एक प्यार बनाया है, और इस मोहब्बत में आपका एक और देवदास बनिया है।
अन्या उसकी ऐसी शायरी सुन हंसते हुए कहती है, शट अप, ये सब छोड़ो, ये बताओ कब आ रहे हो। दूसरी तरफ से अन्या के शट अप को भी जैसे सीने से लगा कहता है, आप जब मैडम बुलाओ, बंदा जाहिर है। अन्या ये सुन अपने भौए उचकते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, बुलवा बहुत जल्द आएगा तुम्हें। उधर से एक ठंडी आह भरी आवाज आती है, आज ही उसी के इंतजार में बैठे हैं। बेसब्र हुए। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा रही थी, बट वही केबिन में किसी और को उस मुस्कुराहट का वजह बनते देख सीत की आंखें गुस्से लाल हुए जा रही थी। वो कभी इन फूलों को देखता तो कभी अन्या के उसकी तो मुठिया तक कश्ती चली जा रही थी। उसके आसपास का ऑरा इतना डार्क हुए जा रहा था कि बेचारा अमन को इस बड़ी ही में भी ठंडे पसीने छूटने लगे। उसने समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से निकले तो कैसे निकले। एपिसोड 298। अभय और सुहाना की नॉक जॉक। कुछ पल में अन्या जब अपनी बातें खत्म कर मुड़ती है तो सामने देख आंखें छोटी कर अमन से पूछती है, अमन मिस्टर रहेजा कहाँ गए? और तुम्हें क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें इतने लो टेम्परेचर में पसीने क्यों आ रहे हैं? अमन की हालत कुछ खास अच्छी नहीं, बेचारा डर से पसीने में लातपात था। अन्या की बातें सुन अमन जल्दी से अपने पसीने पोंछते हुए थोड़े सहमे हुए आवाज में पूछता है, बॉस क्या मैं हाफ डे की छुट्टी ले सकता हूँ? अमन की ऐसी हालत देख अन्या थोड़े आचार्य से बस अपना सिर हल्का सा हाँ में हिला देती है। ये देख तो अमन तुरंत ही वहां से रफू चक्कर होने में अपनी भलाई समझता है। अमन के जाने के बाद अन्या अपने कंधे उचकते हुए खुद से कहती है, इस अमन को अचानक क्या हो गया? ऐसे बिहेव कर रहा था कि खड़े खड़े यमराज के दर्शन हो गए हैं इससे। पर ये रुद्र कहाँ चले गए, वो भी बिना कुछ कहे? अन्या यही सब सोच रही थी तो उसकी नज़र टेबल पर जाती है, जहां उस बुके के कुछ पेटल्स तो गिरे थे लेकिन बुके नहीं था। ये देख अन्या को काफी आश्चर्य होता है। वो आसपास केबिन में सिर घुमा कर देखती है पर बुके केबिन में कहीं नहीं नजर आता। अन्या ये देख अपने कमर पर हाथ रख सोचते हुए कहती है, कमाल है, अब ये कहाँ गया? यही तो था। वही दूसरी तरफ अभय सुहाना का हाथ पकड़ उसे ऑफिस से बाहर थोड़े साइड में लिए आता है। सुहाना अभय की पकड़ ढीली पाते हुए झटके से उसका हाथ झटकते हुए अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ओह हेलो, ये क्या बदतमीजी है? अभय सुहाना की बातों में तवाज़ो ना देते हुए सीधे पॉइंट पर आते हुए कहता है, बदतमीज की छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभय की बातों को सुन सुहाना एक नज़र बड़े गौर से उससे देखती है, फिर अपना हाथों को फोल्ड कर बड़े एटीट्यूड के साथ होठों पर मुस्कान लिए कहती है, केस करने आई हूँ ट्रेसपास का। सुहाना की बात सुन अभय चौंकाते हुए कहता है, क्या केस? सुहाना अपना सिर एक बड़ी हाँ में बड़े शांति से हिलाती हुई अभय को देखती है तो अभय अपने अंदर की जैसे हड़बड़ाहट छुपाए कहता है, किस बात का केस? हाँ किस बात का? और तुम्हारी जनरल नॉलेज खराब है क्या? ये तुम्हें कोर्ट दिखाई देता है? अजीब हो, जेंडर रिलेटेड डाउट के लिए हॉस्पिटल की जगह मेरे होटल पहुंच जाती हो और अब कंप्लेन के लिए कोर्ट की जगह ऑफिस आ गई हो। सुहाना अभय के ऐसे लगातार बोलने पर अचानक ही अपने कदम उसकी तरफ बढ़ती है, जिससे देख अभय की बोलती बंद हो जाती है और दोबारा उससे अपने उस किस का सीन याद आने लगता है। सुहाना बड़े गौर से उसकी शक्ल के तोते उड़ते देख थोड़े धीरे से कहती है, मुझे पता है ये ऑफिस है, बट यहाँ की जज है ना, उसके चर्चे मैंने दूर दूर सुनने हैं। सुनना है किसके भी हवा टाइट कर देती है। सुहाना अपने बात कहे अभय के करीब जैसे उस पर झुक सी गई। ये देख अभय हड़बड़ते हुए अपने उंगली उसके सिर पर पॉइंट करते हुए उसे अपने दूर झटकते हुए कहता है, ओह हेलो, जो भी कहना सुनना दूर से कहो, ऐसे मेरे पास मत आया करो। सुहाना ये सुन अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अभय पर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, सेम रूल अप्लाई यू ऑल्सो। इतना बोल सुहाना मुंह बनते हुए अभय को देख जानने लगती है तो अभय दोबारा उसके रास्ते में आते हुए उससे रोककर पूछता है, कहाँ चली अब? सुहाना बड़े फिकर अंदाज में कहती है, कंप्लेन रजिस्टर करने ट्रेस पास का। ये सुन अभय सुहाना को बुरी तरह घूरता है तो सुहाना उससे एक प्रीटिकुल स्माइल पास करती है। ये देख अभय थोड़े भड़के अंदाज में कहता है, लिस्टन मिस, मुझे तमाशा करना शौक नहीं। सुहाना अभय की बात बीच में कटते हुए बड़े शांत स्वर में जवाब देती है, वेरी गुड, मुझे भी बंदरों का नाच देखना में कोई इंटरेस्ट नहीं। अभय ये सुन गुस्से में दांत पिसते हुए अपने उंगली पॉइंट किए कहता है, यू। सुहाना एक बड़ी स्माइल लिए अपने आंखों को मटकते हुए कहती है, यस मी। सुहाना के ऐसे बार बार टोकने पर अभय काफी जायक चीर चुका था। शायद ही उसने सुहाना जैसी लड़की अपने लाइफ में कभी देखी थी। वो गुस्से सुहाना को घूरते हुए अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए एक लंबी सांस लिए कहता है, लिस्टन, मेरे पास फालतू टाइम नहीं तुम पर बर्बाद करने का। ये सुन सुहाना झट से अपने पॉकेट से 100 का नोट निकाल अभय की तरफ बढ़ता देती है।
ये देख अभय कंफ्यूज सा उस नोट को देख कहता है, अब ये क्या है? सुहाना बड़े मासूम सी सूरत बनाए कहती है, कंपल्सेशन फॉर वेस्टिंग टाइम। वैसे गलती मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी सुहाना का दिल बहुत बड़ा, इसलिए रख लो, काम आएगा। ये सुन तो अभय को समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करे। तो वही सुहाना को बड़ा अब मजा आ रहा था अभय को तंग करने में, इसलिए वो मन ही मन अभय के मजे लेने का सोचती है। पर अब अभय का साबर जैसे जवाब दे रहा था। अगर सुहाना उससे कहीं और मिलती तो आज सच में वो उसी बताता। लेकिन वो दोनों अन्या के ऑफिस थे और कहीं कुछ तमाशा हुआ जिसकी खबर अन्या को हुई तो अभय जनता था इसकी क्लास लग जाएगी और न जाने सुहाना क्या क्या कह दे। ये सब सोच अभय खुद को बड़ी मुश्किल से काबू करते हुए कहता है, देखो। सुहाना ये सुन अपने एक आंख पर अपने उंगलियां रख आंखों को बड़ा सा खोलते हुए अपने जीभ को अपने मुंह के अंदर बजाते हुए कहती है, दिख रहे हो। सुहाना की हरकतें अभय को इरेट कर चुकी थी। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुन सुहाना अपने हाथों को फोल्ड कर अपने उंगली को फूंक मरते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है, माफी। माफी शब्द सुन अभय अपने भौए तानते हुए कहता है, माफी? वो किस लिए? सुहाना, हर चीज के लिए, शुरू से ले अंत के लिए, मेरी लाइफ में बिना परमिशन के घुसने के लिए, मेरी फर्स्ट किस चुराने के लिए, मेरे होठों पर ट्रेस पास करने के लिए, हर चीज के लिए माफी चाहिए। सुहाना की बातें सुन तो अभय का दिमाग घूम गया। वो किसी भी कीमत पर सुहाना माफी तो नहीं मंगाने वाला था, क्योंकि सुहाना ने भी उसका कुछ ऐसा ही हाल किया था। लेकिन वो कुछ कह पता कि तभी उसके कानों में कोई गालियों का शोर पड़ता है, जिससे अभय का ध्यान साइड हटता है तो सामने देख वो हैरान रह जाता है। उसके मुंह सा सांस निकलता है, भाभी। अभय और सुहाना गेट के कुछ दूर पर ही खड़े थे, जहां इस वक्त अन्या की कार लगी थी और वो कहीं जानने के लिए हाथों में फाइल चेक करते हुए ऑफिस से निकल रही थी। अन्या को देख जहां अभय की हवा टाइट थी, तो वही अभय के मुंह से भाभी शब्द सुन सुहाना थोड़े एक्साइटेड हुए अपनी नज़र उस ओर फेरती हुई कहती है, भाभी मतलब अन्या रुद्रराय चौहान। यह है। अन्या की हल्की झलक देख सुहाना एक्साइटेड हुए उसकी ओर भागती ही है कि अभय ये देख जल्दी से सुहाना की कमर पकड़ उससे दूसरी साइड करता है। तो वही अन्या फाइल दिए उस ओर देखती है जहां अभी अभय और सुहाना खड़े थे। जियान ये देख पूछता है, बॉस ऑल ओके? अन्या ये सुन एक नज़र क्यूरेज हुए देखती है, क्योंकि उससे लगा कि किसी ने उससे पुकारा था, पर वह ऐसा कोई न पाकर अन्या कार में बैठ जाती है। कार पल भर में वहां से निकल जाती है तो वही सुहाना अभय को एक जोड़ का लात मारे अन्या के पास जाने के लिए भागती है, पर तब तक कार निकल चुकी थी। अभय भी बेचारा दर्द में भी सुहाना के पीछे जाता है, लेकिन जब वो देखता है अन्या वहां से निकल चुकी है तो वो एक चैन की सांस लेते हुए अपने बालों को अपने मुट्ठी में जकड़े कहता है, थैंक गॉड इस आफत की मुलाकात भाभी से नहीं हुई, वरना आज तो मेरी खैर नहीं होती। वही सुहाना इतने करीब पाकर हार कर बहुत गुस्से में थी। वो गुस्से में मुड़ अभय को घूरती है तो अभय मौका पाकर तुरंत वहां से निकल जाता है। ये देख सुहाना अपने पाँव पटकते हुए कहती है, आह इस आदमी को मैं छोड़ूंगी नहीं, सबक सीखा कर रहूंगी। इतना तो मुझे खबर लग गई कि इस ताले की चाबी तो इसकी भाभी ही है। अब देखती हूँ बच्चों कब तक बचाओगे। वही कुछ दिन यूं ही बीत गए। इन बीते दिनों में अन्या और सीड की मुलाकात मीटिंग और काम के सिलसिले में होते रहती थी, या यूं कहे तो आधे वक्त दोनों साथ काम के बहाने की बीतने लगे थे। पर इन बीते दिनों में अन्या को रोज एक नए बुके आते थे, जिसके बाद का रिएक्शन तो अमन को हॉस्पिटल में एडमिट होकर देना पड़ा। वही एक सुबह बेदी मेंशन नीतिया सीड को नाश्ता के लिए बुलाने उसके कमरे में आती है, लेकिन सीड कमरे में कहीं नजर नहीं आता। ये देख नीतिया वॉशरूम की तरफ जाती है जहां से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। ये सुन नीतिया वेट करना सोच सोफे की तरफ बढ़ जाती है कि तभी उसकी नज़र सीड के ऑफिस बैग से निकलते एक रेड कॉलर के पैकेट पर जाती है। ये देख नीतिया थोड़ी क्यूरियस हुए जल्दी से उस पैकेट के पास जाकर उठती है। ये एक गिफ्ट जैसा थोड़ा बड़ा बॉक्स था। ये देख नीतिया सोचते हुए कहती है, ये बॉक्स ऐसे सीड के बैग में क्या कर रहा है, खोलूं क्या? खोलने का सोच नीतिया एक नज़र बाथरूम की ओर देख जल्दी से वो बॉक्स बड़े ध्यान से खोलती है, तो अंदर देख वो हैरान रह जाती है। बॉक्स के अंदर एक बेहद खूबसूरत लाल रंग की साड़ी थी, जिसमें हल्का हल्का वर्क के साथ गोल्डन कलर का काफी खूबसूरत बॉर्डर था। नीतिया तो वो साड़ी देख देखते ही रह गई। वो साड़ी थी ही इतनी खूबसूरत कि नीतिया का तो नज़र ही नहीं हट रही थी। लेकिन तभी उससे बाथरूम का दरवाजा खुलने का आवाज आता है, जिससे सुन नीतिया हराबर्त हुए जल्दी से उस साड़ी को बंद कर वापस से रख कमरे से निकल जाती है और दरवाजे से टिक एक लंबी लंबी सांस लिए मुस्कुरा उठती है। वो मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, ओह गॉड सीड मेरे लिए साड़ी लाया है।
क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। क्या उसने मेरी बात मान ली? हमारे रिश्ते को मौका देने के लिए तैयार हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। सीड सच में? ओह गॉड, डैड सच कहते थे। इंतजार करने से सब कुछ हासिल हो सकता है। मैं खमखा डर रही थी। अब सीड भी हमेशा के लिए मेरा होगा। मेरा। ये डील खत्म होते ही मैं और सीड वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। यस। ये सब सोच नीतियाँ तो जैसे फूले नहीं समा रही थी। उसके पाँव जैसे इस वक्त हवा न हो। वो खुशी से गुनगुनाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। एपिसोड 299। रूडा गिफ्ट आन्या। वही सीड शावलिए बाहर आता है और उस पैकेट को यूं देख उससे चेक करता है। एक नज़र साड़ी को देख मुस्कुराते हुए उस पैकेट को चूमता हुआ जल्दी से उससे अपने ऑफिस बैग में डलता हुआ रेडी होने के लिए चला जाता है। शाम का वक्त, होटल का प्राइवेटेड रूम। अन्या उस रूम में बैठी काफी आराम से टैब पर एक प्रेजेंटेशन देखते हुए जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ पालों में कमरे में दरवाजे पर दस्तक होती है तो अन्या का ध्यान उस ओर जाता है। दरवाजे पर सीड खड़ा था। सीड को देख अन्या उससे बैठने का इशारा करती है और मेनू पास करते हुए कहती है, मिस्टर रहेजा बाकी सब कुछ फाइनल हो चुका है। बाकी बातें हम डिनर करते हुए डिस्कस कर लेंगे। अन्या की बात सुन सीड एक नज़र मेनू को देख कहता है, मिसेज चौहान क्या मैं एक सवाल पूछूं? अन्या ये सुन उससे एक पल देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है तो सीड मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देख कहता है, क्या आप पहले भी ऐसी थी या अब होंगे? अन्या ये सुन उचकते हुए कहती है, मतलब? सीड अपने हाथों पर हाथ चढ़ाए अन्या की आंखों में देख कहता है, मतलब? बोरिंग मिसेज चौहान, लेट मी करेक्ट, आप रोड के बोरिंग भी है। अन्या उसके ये कहने पर उससे घूर कर देखते हुए अपने एक भौई चढ़ाए कहती है, और आपकी ये विशेष टिप्पणी मेरे बारे में कब बनी? सीड मुस्कुराते हुए कहता है, अभी अभी। वो क्या है न जरा नजरें घुमाकर आसपास देखे। सीड में कहने पर अन्या एक नज़र आसपास देखती है तो टेबल पर साइड सब जगह कैंडल जल रहे थे और साथ ही काफी सारी फ्लावर के डेकोरेशन। लाइट हल्की डिम थी। माहौल में एक अजीब सी मदहोशी छाई हुई थी। ये सब देख अन्या अपने बालों में पीछे से हार फेर जड़ा झेप सी जाती है, क्योंकि ये सेटअप उसने ही किया था ताकि वो अपने रुद्र के साथ अपने खास दिन पे कुछ वक्त बिता सकते। लेकिन वो डायरेक्ट ये बात तो थोड़ी बोल सकती है। सीड अपनी बात जारी रखते हुए बड़े आराम से आगे कहता है, इस रोमांटिक माहौल में आप इतनी सीरियस बातें कैसे कर सकती है? अन्या ये सुन अपने गले को साफ करते हुए सीरियस एक्सप्रेस किए कहती है, आई गेस मुझे आइडिया नहीं था ऐसे लोकेशन का। अमन ने बुक किया था। मिस्टर रहेजा आप चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। सीड अन्या की बात सुन आसपास देख कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अन्या की तरफ प्यार भरी नज़रों से देख कहता है, वैसे आई लव इट। ये सुन अन्या चौंकते हुए सीड की तरफ देखती है तो सीड जल्दी से बात संभले कहता है, आई मीन डेकोरेशन। अन्या ये सुनना चाहते हुए भी मुस्कुरा देती है और उससे ऑर्डर करने का इशारा करती है। सीड वेटर को बुलाकर ऑर्डर देता है तो अन्या अपने हाथ पर सिर टिका रुद्र को एकटक देखते हुए अपने मन में कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था रुद्र, आपके साथ कुछ ऐसे पल भी जीने को मिलेंगे जहां आप साथ है मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं आपको छू नहीं सकती, आपके सीने से नहीं लग सकती। बट मुझे यकीन है ये पल भी बहुत जल्द पूरे होंगे, बहुत जल्द। रुद्र आई लव यू। अन्या के ये बोलने पर सीड की निगाहें तुरंत ही अन्या पर चली जाती है, जिससे देख अन्या आज अपनी नजरें नहीं फेरती, बस उससे ताकते रहती है। सीड भी अन्या को उस पल में देखते रहता है। ये आंखों की मोहब्बत थी, इतनी अलग और कशिश भरी, जहां शब्दों से भी जायद मीठा एहसास था, चुभन से भी जायद एतबार था। दिल थी, मोहब्बत थी, लेकिन दूसरी हालातों की थी। अन्या तो जैसे इस पल में वो जिंदगी बिता सकती थी। वो रुद्र यूं ताकते अपनी रातें काट सकती थी। सुकून भी था तो तड़प भी थी, लेकिन एहसासों से भी मीठे एहसास के तहत थी। कुछ पल में दोनों का खाना आ गया। दोनों ने शांति से खाना खाया। न सीड ने कुछ न अन्या ने, क्योंकि उनके होठों से जायद उसके आंखें बहुत बातें कर चुकी थी, जिसके बाद अब होठों को कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। शायद वो भी न कह पाता जो आंखों ने आसानी से कह दिया। दिन के बाद अन्या टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ करते हुए कहती है, मिस्टर रहेजा जिस काम के लिए आए थे वो तो नहीं हुआ, तो कल ऑफिस में डिस्कस करते हैं। ये सुन सीड झट से कहता है, आह सॉरी मिसेज चौहान, बट कल मेरी ऑफ है, मैं नहीं आ सकता। ये सुन अन्या अपने आंखें छोटी कर थोड़े आचार्य से कहती है, ऑफ? लेकिन क्यों? कल तो कोई ऑफिकली छुट्टी भी नहीं है, आप कहीं जा रहे हैं? ये सुन सीड कहता है, ऑफिकली नहीं बट मेरी छुट्टी है। कल मेरी अपॉइंटमेंट हमारे जूनियर चौहान के साथ है, मैंने प्रॉमिस किया था हम कल फुटबॉल खेलेंगे। ये सुन अन्या चौंकाते हुए कहती है, रुद्रंश के साथ?
सीड हामी में सिर हिलाता है तो अन्या कुछ सोचते हुए टैडी मुस्कान के साथ कहती है, आपको नहीं लगता आपकी प्रॉमिस जरा आपको महंगी पड़ेगी? करोड़ों की डील छोड़कर आप फुटबॉल के पीछे भागे। सीड ये सुन अपने दोनों आईब्रो उचकते हुए कहता है, मजबूर है ये नुकसान क्योंकि जूनियर की एक स्माइल मेरे लिए करोड़ों से भी कीमती है। मिसेज चौहान और हार में प्रॉफिट में भी यकीन रखता हूँ। अन्या ये सुन मन ही मन कहती है, प्रॉफिट? रुद्र आप कभी नहीं बदल सकते। आपका नेचर और सिग्नेचर आप भी वही है। सब वो है तो मैं क्यों नहीं? आपकी बातें नेचर सब कुछ तो पहले जैसा है तो इन आंखों में मैं क्यों नहीं? कब वो पल आएगा जब मैं खुद को आपकी आंखों में देख पाऊंगी? अन्या ये सब मन ही मन थोड़ी इमोशन सी हो गई, इसलिए वो सीट से एक साइड कर जाने के लिए कहती है। सीट भी उसके पीछे अन्या को छोड़ने आता है। दोनों साथ में कार की तरफ आते हैं जहां जियान अन्या का वेट कर रहा था। अन्या ये देख सीट को देख कहती है, ओके मिस्टर रहेजा बाय। सीट ये सुन हाँ में सिर हिलाता है तो अन्या जानने के लिए मुड़ती है पर मुश्किल से 2 कदम बढ़ती है कि सीट पीछे से उसका हाथ थाम लेता है। ये एहसास होते ही एक पल को जैसे अन्या की दुनिया थाम सी जाती है। वो सारे एहसास उससे छू गुजार जाते हैं जो रुद्र के हर चुवान पर होते थे। पर अन्या जल्द ही खुद को संभले सवालिया निगाहें लिए पीछे मुड़ सीट को देखती है तो सीट अन्या के आगे वही साड़ी वाला पैकेट करता है। ये देख अन्या सवालिया निगाहों से पूछती है, ये क्या है? सीड मुस्कुराते हुए कहता है, फिलहाल तो एक बस दीबा है लेकिन अगर आप ले लेगी तो मेरे तरफ से एक गिफ्ट होगा। अन्या ये सुन थोड़ी चौंकते हुए कहती है, गिफ्ट मेरे लिए? लेकिन क्यों? सीड मुस्कुराकर अन्या को गिफ्ट देते हुए कहता है, क्यों? क्योंकि हैप्पी बर्थडे मिसेज चौहान। ये सुन अन्या आंखों हैरानी के साथ आंसू लिए सीड को देखती है। उससे नहीं लगा था कि उसके रुद्र बर्थडे याद होगा या वो गिफ्ट भी लाएगे। काश ये गिफ्ट उसका रुद्र उससे देता, अपनी वाइफी को। अन्या अपने उंगलियों से जल्दी से अपने आंखों के कोने को पोंछते हुए कहती है, थैंक यू बट। सीड अन्या के हाथ में गिफ्ट पकड़ता हुआ कहता है, बट व्हाट्सअप बाद में पहले गिफ्ट ओपनिंग। ये सुन अन्या भी गिफ्ट खोल देखती है तो उसमें वह लाल रंग की साड़ी थी जिससे नीतिया ने खुद का समझ लिया था। अन्या उस साड़ी को देख और इमोशनल हो जाती है। उसके जहन रुद्र के शब्द गूंजते हैं, वाइफी तुम सबसे जायद खूबसूरत साड़ी में लगती हो, इसलिए मेरे लिए हमेशा साड़ी पहना करो। उद्धरण चिन्ह। ये याद आते ही अन्या काफी इमोशन सी हो गई थी। रुद्र के वो शब्द अब उसके कानों में गूंजते थे। रुद्र के जाने के बाद अन्या ने सच में साड़ी से भी बैर कर लिया था। वो कभी भी साड़ी नहीं पहनती थी क्योंकि जिसके लिए पहनती वो उससे देखने वाला था ही नहीं। ये सब सोच अन्या थोड़ी इमोशनल हुए उस साड़ी को होले से छूती है। अन्या के आंखों के आंसू उसके गालों को लुढ़क आते हैं जिससे देख सीड अपने उंगलियों में थामे अन्या को देखता है तो अन्या सीड को देख कहती है, मिस्टर रहेजा ये साड़ी मैं नहीं ले सकती, मैं नहीं पहनती साड़ी अब। ये बोल अन्या थोड़े उम्मीद से देखती है कि उसका रुद्र की उसके लिए पहन ले। ये सुन सीड प्यार से कहता है, तो शुरू कर दो क्योंकि तुम साड़ी बहुत खूबसूरत लगती हो। इतना बोल सीड एक स्माइल दिए वहां से चला जाता है तो बस अन्या देखते रह जाती है। अन्या और सीड को वहां कोई भी अपनी आग उगलती निगाहों से तक रहा था। कुछ दूर खड़ी अपनी कार में बैठी नीतिया ये सब दूर देख जैसे गुस्से से तिलमिला उठी थी। अपनी उम्मीद को अन्या के हाथों में देख नीतिया तो जैसे आज सब तांबा करना जुनून सा सवार हो चुका था। जिन खुशियों के वो सपने सजने लगी थी वो उन खुशियों को सीड को अन्या को देते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उससे कभी नहीं लगा था सब इतनी जल्दी उसके हाथों से छूट जाएगा। नीतिया जोर से स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मरते हुए अपने दांत पिसते हुए कहती है, अन्या राय चौहान मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी खुशियां छीने की कोशिश की है न, इस बार तो देखना तुम्हें खून के आंसू रोना का वजह नहीं दिया तो मैं भी नीतिया नहीं, सब छीन लूंगी तुमसे, सब कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ छीन लूंगी। और अब शुरुआत तुम्हारी जान से भी प्यारी जान से होगा। वेट एंड वॉच। इतना बोल नीतिया अपने आंखों में जुनून लिए तेज रफ्तार से कार वहां से लिए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग साची रुद्रांश के बाल बना रही थी बट उसका ध्यान तो अपने बाल में था। ये देख साची कहती है, अंश बच्चा एक मिनट इधर देखो, बाल तो सही करने दो। रुद्रांश साची से अपने बालों को छुड़ाते खुद सही करते हुए कहता है, ओहो चीची माँ सब सही है और नहीं भी न तो मैं हैंडसम हूँ तो सब स्टाइल लगता है। अब चलो भी मैं लेट हो जाऊंगा। ये सुन साची मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा बाबा ठीक है जाओ अब आप। तभी अन्या भी ऑफिस के लिए निकल रही थी। ये देख रुद्रांश अन्या के पास आते हुए कहता है, मम्मा मम्मा आप भी मेरे साथ चलो न फुटबॉल खेलने मेरे फ्रेंड बिल साथ। पिछली बार हमने कितनी मजा किया था।
इस बार भी करेंगे। ये सुन अन्या मुस्कुराते हुए रुद्रांश के गालों को छू कर कहती है, नहीं बेटा आप जाओ, मम्मा थोड़ा काम है। ये सुन रुद्रांश उदास सा पाउट बनाता है तो अन्या उसके छीन को प्यार से थम कहती है, अच्छा ठीक है बट मम्मा शाम में आपको लेने आएगी तब हम आइसक्रीम खाने चलेगी। अब खुश रुद्रांश अन्या की बात सुन खुशी से उछाल जाता है। अन्या मुस्कुराते हुए उससे बाय करती हुई उससे सारा को देती है। सारा अंश को लिए कार में बैठी है तो अंश विंडो से झांकते हुए कहता है, बाय मम्मा, बाय चीची माँ, बाय जियान, बाय बाय। रुद्रांश का बाय बाय सुन सब मुस्कुरा देते हैं और अपना पान हाथ हिला उससे बाय करते हैं। तभी जियान अन्या से कहता है, बॉस आप कहे तो पार्क साइड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टाइट कर दूं। ये सुन अन्या न में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं जियान इसकी जरूरत नहीं है। अंश अपने पिता के साथ जा रहा है और मुझे पता है भले ही रुद्र कुछ याद न हो, अपना रिश्ता याद न हो, लेकिन रुद्रांश उनके साथ सबसे जायद महफूज है। तुम चिंता मत करो। इतना बोल अन्या भी कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीड और रुद्रांश आज बहुत मस्ती करते हैं, बहुत खेलते हैं। दोनों बाप बेटे आज फुल एंजॉय करते हैं। अब दोपहर होने को आई थी। ये देख सीड रुद्रांश को गोद में लिए पूछता है, अब बताओ जूनियर चौहान अब क्या खाओगे। ये सुन अंश सोचता हुआ आसपास देखता हुआ सामने इशारा कर कहता है, कैंडी फौज। ये देख सीड की नज़र भी रोड की दूसरे साइड जाती है जहां कैंडी फौज बिक रहा था। ये देख सीड भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है आप यहीं बैठो मैं लेकर आता हूँ। ये सुन अंश हाँ में सिर हिलाते हुए आचे बच्चे की तरफ दूसरे साइड सीड का वेट करने लगता है। सीड जल्दी से दूसरे साइड कैंडी फौज लेने जाता है कि तभी एक तेज रफ्तार की कार बेदरक अंश की तरफ बढ़ने लगती है। आसपास इस पैनिक की आवाज गूंजने लगती है। ये सुन सीड की भी निगाहें उस ओर जाती है जहां कार जैसे अब अंश को टक्कर मरने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी और कोई कुछ कर पता कि पल भर में कार अंश को हवा में उछाल देती है, जिससे देख जैसे सीड की सांसें अटक जाती है वो भागता हुआ चलता है। जूनियर चौहान एपिसोड 300 धमका इन बेदी हाउस। बेदी मेंशन। राजवेंद्र बेदी और मालविका जी साथ में चाय पीते खुशी खुशी बातें कर रहे थे। जब से वो डील हुआ था और बिजनेस सीड से संभाला था, राजवेंद्र बेदी की जैसे चिंता ही खत्म हो गई थी, क्योंकि सीड उन्हें बिजनेस में आए हर मुसीबत से जो बड़े शांति से बचा लिया था और अन्या में साथ डील के बाद तो अब चिंता ही नहीं थी उन्हें। इसलिए वो हंसते हुए चाय की चुस्की लिए मालविका जी से कहते हैं, मालविका मैं क्या सोच रहा हूँ, सीड ने जैसे कंपनी संभाल ली और सारे क्लाइंट को जैसे हैंडल किया है, तो मैं सबको ऑफिशियली सीड से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक पार्टी दूं, ताकि फ्यूचर में रहा सह डर रहने की कोई गुंजाइश भी न रहे और साथ इस नई डील की खुशी में भी हो जाएगा। आप क्या कहती है। मालविका जी मिस्टर बेदी की बात से सहमत हुए खुशी उनकी बात में हामी भर कहती है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बेदी साहब मैं एक बात और सोच रही थी, क्यों ना हम इस खुशी को तिगाना कर दे। राजवेंद्र बेदी ये सुन थोड़े कंफ्यूज एक्सप्रेस लिए कहते हैं, तिगान वो कैसे भला। मालविका जी खुश और एक्साइटेड हुए कहती है, हम नीतियाँ और सीड की इंगमेंट भी करवा दे इस पार्टी में, ताकि आप उससे दामाद के रूप में भी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवा सके। क्या बोलते हैं। मालविका जी की बात सुन मिस्टर बेदी एक पल सोच खुशी से कहते हैं, आइडिया तो बहुत है मालविका, इससे तो चौगनी खुश होने का मौका मिलेगा। ये सुन मालविका जी थोड़े अच्छे से उन्हें देख कहती है, चौगानी अब वो कैसे बेदी साहब। राजवेंद्र बेदी एक टैडी तीखी मुस्कान लिए कहते हैं, वो ऐसे मालविका, अपने दुश्मन को अपने सामने हारा कर मैं इस पार्टी में चौहान परिवार और अन्या चौहान को बुलाऊं, और जब चौहान परिवार और अन्या चौहान सीड और नीतिया की सगाई होते देखे तो सबकी शक्ल देखने लायक होगी। तो हुई न चौगनी खुशी की बात। मालविका जी राजवेंद्र बेदी का प्लान सुन मुस्कुराते हुए कहती है, जैसे आपको ठीक लगे। मैं एक काम करती हूँ, ये खबर नीतिया को सबसे पहले देती हूँ, देखिए वो खुशी से भर उठेगी। राजवेंद्र बेदी मालविका जी की बात पर हामी भरते हैं तो मालविका जी खुशी खुशी उठती है और सीढ़ियों के पास जाने लगती है नीतिया के कमरे की तरफ। पर तभी राजवेंद्र बेदी की नज़र सामने के दरवाजे से आती नीतिया पर जाती है, जिससे देख वो मालविका जी को रोकते हुए कहते हैं, मालविका आप कहाँ जा रही है, देखिए नीतिया यहाँ है। बेदी साहब के कहने पर मालविका जी का ध्यान दरवाजे पर जाता है तो नीतिया को दरवाजे से आते वो थोड़ी आश्चर्य होती है, क्योंकि उन्होंने नीतिया को जाते नहीं देखा था। पर फिर भी वो अपनी खुशी खबर लिए सारी बातें को इग्नोर किए नीतिया की तरफ बढ़ते हुए उसके हाथों को होल्ड कर खुशी से कहती है, नीतिया तुम कहाँ गई थी बेटा, देखो तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारे एंसमेंट का सोचा है, इसके लिए तुम्हारे पापा के बहुत बड़ी पार्टी देने वाले हैं, तुम्हें क्या लगता है
मालविका जी अपनी खुशी बयां करती है पर नीतियां जैसे अभी कुछ सुनने के होश में नहीं थी। वो इस वक्त किसी ख्यालों को सोच थोड़ी कौप सी रही थी, साथ ही अपने हाथों को मशाल सी रही थी। ये महसूस करते ही मालविका जी फिक्र से कहती है, नीतियां क्या बात है बेटा, तुम कौप क्यों रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मालविका जी ऐसे कहने पर राजवेंद्र बेदी भी थोड़े परेशान हुए अपने जगह पर खड़े होते हैं। मालविका जी नीतियां के सिर और माथे पर हाथ फेर देखती है तो टेम्परेचर तो नॉर्मल था, लेकिन नीतियां अब भी थोड़ी कौप रही थी और साथ ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। आंखों में घबराहट और बेचैनी से जैसे अपनी जगह बना रखी थी। ये सब देख मालविका जी परेशान होते हुए कहती है, नीतियां क्या हुआ बेटा, कुछ बोलो तो, तुम कौप क्यों रही हो। नीतियां मालविका के पुकारने पर उनकी तरफ देखती है और बिना कुछ कहे बस उसके सीने से लग जाती है। नीतिया का ऐसा बिहेव देख मालविका जी के साथ राजवींद्र भी को भी काफी अटपटा सा लगता है। वो थोड़ा उनके करीब आए पूछते हैं, नीतिया क्या हुआ, बताओ मुझे, तुमने कुछ ऐसा वैसा। इतना बोलते हुए मिस्टर बेदी चुप हो जाते हैं तो नीतिया घबराई हुई नजरों से उन्हें देख कहती है, वो डैड वो। नीतिया बस इतना ही कह पाती कि अचानक ही बाहर जोर का धमका होता है। धमका की आवाज इतनी तेज होती है तो एक पल को मिस्टर बेदी के सहित सब डोल जाते हैं। उन्हें समझ आता कि काफी सारी गाड़ियों की तेज रफ्तार से काश कर बरके लगने की आवाज के साथ टायर की खिसना की आवाज से तो पूरा बेदी मेंशन गूंज उठता है। जहां मालविका जी और मिस्टर बेदी अब भी कंफ्यूज थे सिचुएशन में, वही नीतियां की हवा टाइट हो रही थी। वो घबराहट में कांपने लगी थी क्योंकि उससे खबर थी उसके किस एक्शन का ये रिएक्शन है। ये देख नीतियां मालविका जी का हाथ छोड़ तुरंत ही अपने कमरे की तरफ तेज कदमों से भागने लगती है कि मालविका जी साथ ही उससे आवाज देती है, पर तभी तेज फायरिंग की आवाज से नीतियां के बाजू में गोली लगती है और नीतियां सीढ़ियों के पास लड़खा जाती है। मिस्टर बेदी और मालविका जी को समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है। वो दोनों नीतियां की तरफ बढ़ते ही उनके कानों में तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। वो हैरत में पीछे पलट देखते हैं तो वहां अन्या काफी जायद गुस्से में हाथों गन लिए अपने गुड्स के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और अभी अभी नीतियां पर जो शूट हुआ था वो अन्या ने किया था। ये सब मिस्टर बेदी गुस्से में भरे कहते हैं, अन्या चौहान ये कोई जंगल नहीं, ना ही तुम्हारे सीकर की जगह है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी पर गोली चलने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गार्ड्स, मिस्टर बेदी अपने आदमियों को आवाज देते हैं पर कोई फायदा नहीं, अन्या के आदमियों ने उन्हें पल भर में ढेर कर दिया था। अन्या गुस्से में मिस्टर बेदी पर ध्यान न देते हुए नीतिया को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ती है। ये देख मिस्टर बेदी और मालविका जी आगे बढ़ते हैं कि अचानक ही अन्या के गुड्स ने बेतहसा फायरिंग शुरू कर दी और वहां की एक एक चीज को पल भर में चकनाचूर कर दिया। इस एक पल के एक्शन में पूरा बेदी परिवार हिल गया। मिस्टर बेदी और मालविका जी सोफे के पीछे हुए अपनी जान बचने की कोशिश कर रहे थे। वही नीतिया का तो हाल बुरा हो चुका था। वो अपने घुटनों में अपना सिर छुपाए अपने कानों पर हाथ रखे डर से डूबकी हुई थी।